हेलो माय शिवरिंग स्टार्स, क्या हाल चाल मेरे चमकते सितारों। मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सबके फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर, आप सभी के एनसीईआरटी वाला वाईटी चैनल पर। सो क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे स्टार्स। मैं लेकर के आई हूँ आज आप सभी के लिए आपका सबसे पहला चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। हम आज करने वाले हैं हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स को एक सेशन में, यानी कि वन शॉट में। और यहाँ पर आज आपकी क्लास में हम डिस्कस करेंगे दी क्वेश्चंस विद रिगार्ड टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन, दी टॉपिक्स विद रिगार्ड टू योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, पूरे चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर करेंगे सवालों के साथ। सो आई होप सो आप सभी तैयार होंगे आज की इस पर्टिकुलर क्लास के लिए। आज की इस पर्टिकुलर क्लास में कंप्लीट चैप्टर को कवर करवाया जाएगा अलोंग विद एनसीईआरटी हाइलाइट्स एवरीबॉडी। सो शुरू करते हैं सबसे पहले विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। हेलोएल्केन्स या हेलोएरीन्स क्या है, या मैम इससे भी पहले कुछ एक छोटा सा रीकैप हो जाए हमारे उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो कि हमें इस चैप्टर के लिए रिक्वायर्ड है। जी बिल्कुल सही सुना आपने, क्लास 11 के कुछ ऐसे सर्टेन टॉपिक्स जो आपको इस चैप्टर में चाहिए होंगे और आगे आने वाले हर चैप्टर में रिक्वायर्ड होंगे, दैट इज द बेसिक्स। तो वहीं से शुरू करते हैं। आपके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या है। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स, जहां पर हम हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ रहे हैं और उनसे डिराइव किए गए कंपाउंड्स को पढ़ते हैं, उसे ही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, और उन्हीं कंपाउंड्स को ही तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। मैम ये तो बात समझ आ गई, बट व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स, इनके बारे में भी थोड़ा बताएं। तो बेटे हाइड्रोकार्बन्स कौन होंगे? हाइड्रोकार्बन्स विल बी दी वन जो मिलकर के बने हैं हाइड्रोजन एज वेल एज कार्बन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलती हूँ CH4 तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। अगर मैं आपको बोलती हूँ C2H6 ये एक हाइड्रोकार्बन है। C6H6 ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। जहां कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डेड है एक दूसरे से, वो एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, कंपाउंड क्रिएशन कर रहे हैं, वो कंपाउंड्स हाइड्रोकार्बन होंगे। अब बात उठती है भी इनके डेरिवेटिव कौन है, इनसे हम क्या डिराइव कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, अगर इसी एक हाइड्रोकार्बन में मैं एक हाइड्रोजन को हटा दूं और उसकी जगह पर किसी हेलोजन को अटैच कर दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बोलती हूँ मैंने फ्लोरीन को, क्लोरीन को, ब्रोमीन को, आयोडीन को अटैच किया, तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा मैम? मुझे यहाँ से मिलेगा CH3X। एक हाइड्रोजन गया तो हाइड्रोजन 3 रह गए और हेलोजन अटैच हो गया उसकी जगह। तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है, दिस विल बी द डेरिवेटिव ऑफ CH4। ये क्या है? ये CH4 का डेरिवेटिव हुआ, यानी ये इससे डिराइव हुआ। दूसरी बात, ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज है, यानी कि जहां पर आप ये देख पा रहे हैं हेलोजन प्रेजेंट है एक सर्टेन कंपाउंड में, ऐसे कंपाउंड्स को हेलोएल्केन्स के नाम से जानते हैं हम। तो ये क्या है? ये एक हेलोएल्केन है। दिस इज हेलोएल्केन, यानी कि जिस चैप्टर का हम जिक्र कर रहे हैं उसी का एक सर्टेन एग्जाम्पल है। तो आम भाषा में मैं ये कह सकती हूँ हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनकी स्टडी ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। अब अगर हम बात करते हैं भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट करें, तो एक कंपाउंड को 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका आता है दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जहां पर आप उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने एटम्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं, सब एक साथ लिख दो। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 4 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है। जब मैंने एक साथ उसको मेंशन कर दिया, दैट क्रिएट्स द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सेकेंड तरीका हमारे पास आता है जिसे हम एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कहते हैं, जब हम सारे बॉन्ड्स दिखा देते हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड भी दिखाओगे और आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो यहाँ पर कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं वो भी शो करेंगे। सो एक्सपैंडेड यानी कि एक्सपैंड करके हमने उसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिख दिया। तो C4H10 का एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, आपको उसको एक्सीड नहीं करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की। तो बेटा नेक्स्ट होता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी कि जब आप सिर्फ कार्बन और कार्बन के बॉन्ड्स दिखा रहे हो। यही C4H10 को अगर मैं सिर्फ कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स के थ्रू रिप्रेजेंट करती हूँ, सो ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिखता है। यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को एज इट इज लिख देती हूँ कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए।
नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर आता है जिसे मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन कहती हूँ। बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब ये है, अभी मैंने कार्बन और मैंने हाइड्रोजन को नहीं लिखा, लेकिन हाँ मैंने बॉन्ड्स की मदद से उनको रिप्रेजेंट जरूर किया। जैसे मान लीजिए आपके पास है C4H10, तो आपको क्या करना है, मैम दिस इज द फर्स्ट कार्बन एटम, ये बॉन्ड है, ये सेकंड कार्बन, ये बॉन्ड है, ये थर्ड, ये बॉन्ड है, ये फोर्थ कार्बन एटम। ये डॉट आपको समझाने के लिए किए गए हैं। इन एक्चुअल ये बिना डॉट के ऐसा स्ट्रक्चर है, तो यानी कि हर कॉर्नर पर एक कार्बन एटम रिप्रेजेंटेड है, यानी ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन। अब आप हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे, तो इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, 3 बॉन्ड रह गए तो 3 हाइड्रोजन के साथ, इसने 2 बॉन्ड बनाए, 2 रह गए तो 2 हाइड्रोजन साथ, इसने 2 बनाए, 2 रह गए तो 2 हाइड्रोजन साथ, इसने 1 बॉन्ड बनाया, 3 रह गए तो 3 हाइड्रोजन साथ। तो इस तरीके से आप C4H10 को बॉन्ड लाइन नोटेशन में शो कर सकते हैं, यानी कि सिर्फ बॉन्ड्स के थ्रू जब रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको बता दूं इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको ज्यादा से ज्यादा यूज होते हुए देखेंगे, दैट इज द बॉन्ड लाइन नोटेशन एज वेल एज कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इस पे कमांड होनी चाहिए। अब इसी के साथ चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। एवरीबॉडी, ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां से अभी भी क्वेश्चन आते हैं, क्लास 12 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट जो है ऑलमोस्ट आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगा। अब आप ध्यान से सुनिए, हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए आपको सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए। क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड, क्या होते हैं पाई बॉन्ड? तो आइए देखिए, इतना ध्यान में रखो, सबसे पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। अब मान लो 2 बॉन्ड है, तो ये पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। मान लो ट्रिपल बॉन्ड है, तो पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, तीसरा बॉन्ड भी पाई। आपने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड ढूंढना तो सीख लिया, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई, तीसरा बॉन्ड भी पाई, ये तो चीज समझ आ गई मैम। हाइब्रिडाइजेशन में किसका ध्यान रखना है? हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को इंक्लूड नहीं करना है, इंक्लूड करना है तो सिग्मा बॉन्ड को और लोन पेयर के सम को। अगर सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम आता है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर सम आता है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। अगर सम आता है 2 तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी जी sp। देखो, 1s3p 4 हो गया टोटल, 1s2p 3 हो गया टोटल, 1s1p 2 हो गया टोटल। बस इतना ध्यान रखें भी हमें पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है हाइब्रिडाइजेशन में। ऑल्सो बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे भी ये एलपी क्या है? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम। लोन पेयर को मैंने यहाँ एलपी से रिप्रेजेंट किया है, यानी कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है। यानी कि मैम इसको हम कैसे लिखते हैं? ये जनरली ऐसे दिखेंगे आपको, या जनरली ऐसे दिखेंगे आपको, यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो एक तरह से प्रेजेंट तो है बट वो बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, उनको लोन पेयर कहा जाता है। सो बेटा, ये भी आपके बार बार पूछा जा सकता है अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन। अब बात करने जा रही हूं मैं दी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया। यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा, यहाँ डबल बॉन्ड में पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई, ट्रिपल बॉन्ड में पहला सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा पाई। अब मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और पूछा जाए जी इसके हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कैसे हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे? तो कोशिश करें जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप इसका एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लो। जब वो कर लिया तो आइडेंटिफाई द सिग्मा बॉन्ड्स एज वेल एज द पाई बॉन्ड्स। पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड पाई होगा, तीसरा बॉन्ड भी पाई होगा, वही चेक करेंगे। देखो, अगर मैं इसका एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बोलूं तो मुझे CH3 दिया गया है, इसके बाद मुझे यहाँ CH2 गिवन है, देखो यहाँ पे CH है, फिर बेटा डबल बॉन्ड है, फिर बेटा CH है। मैं चाहूंगी इस हाइड्रोजन को भी आप अलग से दिखा दें इजी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर कार्बन है, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है राजे। तो हमें क्या बोलना है मैम? पहला बॉन्ड सिग्मा, 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 दूसरा बॉन्ड पाई, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई, तीसरा पाई, पहला बॉन्ड सिग्मा। अब ध्यान से सुनते चले जाए बच्चे। तो मैम यहाँ पर हमें 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं, 4 के लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी जी? sp3। आइए आगे देखते हैं। मैम यहाँ पर हमें अगेन 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसके लिए भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट कार्बन एटम की। तो यहाँ पे मैम इस कार्बन को देखो तो पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना, तो 1 2 और 3 हो गए, 3 के लिए sp2 होता है, 3 के लिए sp2 होता है। इसको देखेंगे तो 1 2 3, अगेन पाई को काउंट नहीं करना, 3 के लिए मैम sp2 होता है, sp2 होता है। बात करते हैं बेटे इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की। इस कार्बन को देखो तो 1 सिग्मा ये रहा, 1 सिग्मा ये रहा, 2 पाई इनको काउंट नहीं करना, 2 के लिए सम sp, 2 के लिए सम क्या होगा बेटा जी? sp हो जाएगा। यहाँ देखते हैं इस कार्बन एटम को तो 1 सिग्मा इधर, 1 सिग्मा इधर,
पाई को काउंट नहीं करना, 2 2 के लिए क्या होगा sp। इन जनरल ज्यादातर जब भी डबल बॉन्ड मिलेगा तो वहां sp2 होता है, सिंगल बॉन्ड जब भी होगा तो sp3, ट्रिपल बॉन्ड में sp। ये जनरल तरीके से बता रही हूँ, ऑब्वियसली लोन पेयर वाली चीजें भी वहां पर मायने रखती हैं। तो ये जनरल क्राइटेरिया है जब आप फटाफट से क्वेश्चंस करना चाहते हैं तब, लेकिन लोन पेयर को भी देखना भी, इनकेस कहीं लोन पेयर तो नहीं है। चलिए अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि इस चैप्टर में बार बार मैं यूज करूंगी, दैट इज डिग्री ऑफ कार्बन। बेटा कार्बन ना 4 डिग्री कंटेन करता है, मतलब 4 तरह का हो सकता है। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन और क्वाटरनरी कार्बन। क्या है ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एज वेल एज क्वाटरनरी, इसको समझते हैं। एक कार्बन एटम कितने कार्बन के साथ जुड़ा है वो उसकी डिग्री बताता है। मान लीजिए मैं एक कार्बन हूं और मैं एक ही कार्बन से जुड़ी हूं तो मैं 1 डिग्री हो गई, यानी कि मेरी अगर एक ही बेस्ट फ्रेंड है तो मैं 1 डिग्री। अगर मेरी 2 बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि मैं एक कार्बन हूं और मैं 2 कार्बन से जुड़ी हूं तो मैं 2 डिग्री होंगी। और सोचो अगर मैं कार्बन हूं और मैं 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ी हूं तो मैं 3 डिग्री हूं। और मान लीजिए अगर मैं कार्बन हूं और मैं 4 कार्बन से जुड़ी हूं तो मैं क्वाटरनरी कार्बन कहलाऊंगी, यानी कि एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है वो उसकी डिग्री को बताता है। जैसे देखिए ये कार्बन एटम एक कार्बन से जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री, ये भी एक से जुड़ा है तो ये भी 1 डिग्री। 1 डिग्री को ही प्राइमरी कार्बन कहते हैं। यहां देखेंगे मैम ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री, ये कार्बन एक और 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री होगा, यानी सेकेंडरी होगा। इस कार्बन को देखो एक ही से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन है। अच्छा टर्शरी कार्बन यानी 3 डिग्री, यानी कि एक कार्बन जब 3 कार्बन से जुड़ जाए तो टर्शरी बन जाता है। तो मैम ये कार्बन एटम 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये टर्शरी है। इस कार्बन को देखो ये एक से जुड़ा है 1 डिग्री, ये भी एक से जुड़ा है 1 डिग्री, ये भी एक से जुड़ा है 1 डिग्री। बात करते हैं जी क्वाटरनरी यानी कि 4 डिग्री कार्बन एटम की। जब एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हो तो क्वाटरनरी होता है, यानी ये कार्बन मैम 1, 2, 3, 4 से जुड़ा है तो ये क्वाटरनरी है। और अगर इसको देखूं तो ये एक से जुड़ा है 1 डिग्री, ये भी एक से जुड़ा है 1 डिग्री, ये भी एक से जुड़ा है 1 डिग्री और ये भी एक से जुड़ा है, दैट मीन्स ये भी 1 डिग्री है। तो ये तो थे जी डिग्री ऑफ कार्बन एटम बेस्ड अपॉन एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है। अब हम बात करने जा रहे हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की डिग्री कैसे पता चलेगी। अगर आप इसको समझ गए ना तो आप इस चैप्टर में डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड भी समझ जाओगे। कैसे, देखो अगर मैं तुम्हें बोलूं एक हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ जाए, अगर उसकी 1 डिग्री कार्बन है तो वो भी 1 डिग्री हाइड्रोजन है। अगर हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन से जुड़ जाए तो वो हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन है। और अगर वही हाइड्रोजन 3 डिग्री कार्बन से जुड़ जाए तो वो जी 3 डिग्री हाइड्रोजन है। यानी कि मैम डिग्री ऑफ हाइड्रोजन डिपेंड करती है अभी वो हाइड्रोजन कैसे डिग्री के कार्बन से अटैच्ड है, तो वो उसकी डिग्री भी बन जाती है। जैसे कि देखिए अगर मैं सिंपल सा केस लूं, ये कार्बन एटम एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन है। अब 1 डिग्री कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे ये 1 डिग्री हाइड्रोजन होंगे। ऐसे ही इस कार्बन को देखो, ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री कार्बन है। अब इस पर जो हाइड्रोजन है ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। एक चीज और, अभी धीरे धीरे आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगी, क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं। देखो 2 डिग्री हाइड्रोजन या सेकेंडरी हाइड्रोजन क्या होगा जब एक हाइड्रोजन 2 डिग्री कार्बन एटम से अटैच्ड है। सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। मैम ये कार्बन जो है 1 और 2 कार्बन से अटैच्ड है तो ये 2 डिग्री कार्बन है। इस पर ये जो हाइड्रोजन है ये हमारे 2 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएंगे। आगे देखते हैं बेटा, अगर मैं कहूं टर्शरी हाइड्रोजन या 3 डिग्री हाइड्रोजन क्या है, एक हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन से अटैच्ड है तो 3 डिग्री बना देगा ना। देखो एक हाइड्रोजन अगर 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन है। ये कार्बन 1, 2, 3 कार्बन से अटैच्ड है, ये 3 डिग्री कार्बन है और इस पर जो हाइड्रोजन है वो 3 डिग्री हाइड्रोजन है। हमेशा ध्यान रखें 1 डिग्री कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। कौन से होंगे ये 1 डिग्री के ही होंगे। 2 डिग्री कार्बन पर 2 होंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन पर एक होगा 3 डिग्री हाइड्रोजन, यानी कि 1 2 3 1 2 3, यानी कि 1 डिग्री कार्बन पे 3 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री पर 2 ही मिलेंगे और 3 डिग्री पर एक 1 डिग्री का एक जो है 3 डिग्री का हाइड्रोजन मिलेगा। ऑपोजिट ट्रिक करके आप इसको याद कर सकते हैं, यहाँ मेंशन भी है। एक 1 डिग्री कार्बन पर 3 हाइड्रोजन होते हैं, एक 2 डिग्री कार्बन पर 2 होते हैं और एक 3 डिग्री पर एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है जो 3 डिग्री हाइड्रोजन कहलाता है। सो ये तो था बेटा डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन। ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है ना अपने एग्जाम में व्हाट आर हेलोएल्केन्स या व्हाट आर हेलोएरीन्स, तो मुझे पता होना चाहिए भी एलिफैटिक और एरोमेटिक
क्या होता है, तो मेरी डेफिनेशन कंप्लीट होगी और एग्जामिनर मुझे पूरे मार्क्स देगा। सबसे पहले तो इतना ध्यान रखें, एलिफैटिक के केस में आप जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स की बात करोगे, जहां पे रिंग नहीं बन रही है, जो क्लोज स्ट्रक्चर नहीं है, जो ओपन स्ट्रक्चर है, वो होने वाला है एलिफैटिक। एरोमेटिक के केस के लिए जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, वो हमारे पास बेंजीन रिंग होने वाली है एवरीबॉडी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एलिफैटिक कौन है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, एरोमेटिक कौन है, क्लोज चेन कंपाउंड्स, जिसमें हम बेंजीन रिंग का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा अबाउट हेलोजेंस। हेलोजेंस कौन से हैं जो इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे? दे आर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन एवरीबॉडी। तो यहाँ हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं अबाउट व्हाट आर हेलोएल्केन्स एंड व्हाट आर हेलोएरीन्स। तो शुरू करते हैं हेलोएल्केन्स को समझना और हेलोएरीन्स को समझना। सबसे पहली बात तो हेलोएल्केन्स में हेलो क्या है? वही हेलोजन जो अभी मैंने आपको बताए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हेलोएरीन्स में हेलो क्या है? वही हेलोजन जो अभी मैंने आपको बताए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब बात करते हैं हेलोएल्केन्स क्या है और हेलोएरीन्स क्या है। हेलोएल्केन्स ऑब्टेन होते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से और हेलोएरीन्स ऑब्टेन होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। हेलोएल्केन्स यानी कि ओपन चेन वालों में से ऑब्टेन होना और हेलोएरीन्स यानी कि एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग को इंक्लूड करना। तो आइए समझते हैं इसको। जैसे मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, जब मैं डेफिनेशन बता रही थी हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स का, तो डेरिवेटिव्स में जो मैंने केस लिया वो CH4 का लिया, जहां एक हाइड्रोजन हटा करके हेलोजन अटैच किया। वहां कौन सा हाइड्रोकार्बन था? एलिफैटिक, बिकॉज वो ओपन चेन था। तो जो प्रोडक्ट मुझे मिला वो हेलोएल्केन मिला। वही चीज यहां करनी है। देखिए, अगर मैंने CH4 लिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया, उसकी जगह एक हेलोजन अटैच कर दिया। हेलोजन कौन है मैम? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो मुझे यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाने पर CH3 मिला, एक हेलोजन लगाने पर X लग गया। ठीक है, ये कौन है? ये हेलोएल्केन है। हेलोएल्केन है, ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से आपको मिला, सो दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं? हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा उसके हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो बेटा ये कार्बन जो है 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, तो 4 पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। दूसरी बात, हेलोएल्केन्स का नाम क्या है? क्या इसका कोई और नाम भी है? हाँ जी बेटा, इसको एल्काइल हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जाना जाता है मैम? ये एल्काइल हैलाइड के नेम से भी ये रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट हेलोएरीन्स एवरीबॉडी। तो हेलोएरीन्स, हेलो मतलब कि हेलोजन यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और एरीन यानी कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पर हम एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग का केस लेंगे और बेंजीन में से जैसे अगर आप इसका एक्सपैंडेड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाओ तो यहाँ पर आपको एक एक हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है। तो इनमें से मान लीजिए मैंने इस हाइड्रोजन को हटाया और इसकी जगह हेलोजन लगा दिया, तो ये जो मुझे कंपाउंड मिलता है इसे ही मैं हेलोएरीन कहती हूँ। या आम शब्दों में बेटा ये एक डेरिवेटिव है किसका? बेंजीन का, या ये डेरिवेटिव है किसका? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का। अगला क्वेश्चन, हेलोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है मैम, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो देखिए ध्यान से मैम, हेलोजन यहाँ जिस कार्बन पे अटैच्ड है, ये कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बना रहा है। पाई काउंट नहीं करोगे तो 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। तो हेलोएल्केन्स में हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच्ड है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जबकि यहाँ पर हेलोजन जिस कार्बन पे अटैच्ड है, ठीक है, वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड आपका होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू आर गोइंग टू राइट डाउन द डेफिनेशन वाला पार्ट बच्चा, तो आपको मेंशन करना है भी हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी। इससे आपको मार्क्स फुल मिलते हैं। ये डिपिक्ट करता है भी तुम्हें अच्छे से नॉलेज है उस कॉन्सेप्ट की। आगे देखते हैं एनसीईआरटी हाईलाइट। जैसे मैंने तुम्हें बोला था यार एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स तो बताऊंगी, तो आइए जी एनसीईआरटी की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो है हम इसको पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी में क्या लिखा गया फर्स्ट पैराग्राफ में? ये फर्स्ट पेज पे फर्स्ट पैराग्राफ में डेफिनेशन प्रोवाइडेड है। द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय हेलोजन, इससे क्या बनता है? एल्काइल हैलाइड बनता है, जिसको हेलोएल्केन कहते हो। अगर आप एरोमेटिक से हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन लगाते हो तो क्या बनता है? हेलोएरीन बनता है, जिसका दूसरा नाम एराइल हैलाइड भी है। अच्छा, जैसे अभी मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन की बात करी, तो एनसीईआरटी के पहले पन्ने पे पहले पैराग्राफ में यही गिवन है जी। क्या गिवन है मैम? देखो, वो कहता है हेलोएल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा है, जबकि वेराज हेलोएरीन्स कंटेन करता है हेलोजन एटम जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ बन जाता है। तो ये तो था बेटा जी इसका मीनिंग। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, जिसका नाम है जी क्लासिफिकेशन।
हेलो एल्केन्स को आप कैसे क्लासिफाई करते हैं, आइए इसको स्टडी करते हैं। तो हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन 3 तरीके से की जा सकती है। सबसे पहला तरीका हमारे पास आता है भी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है। मान लीजिए मैं कह दूं भी एक कंपाउंड में एक ही हेलोजन है तो वो मोनो हेलो एल्केन है। अगर एक कंपाउंड में 2 हेलोजन है तो वो डाई हेलो एल्केन है, और उसी कंपाउंड में अगर 3 हेलोजन है तो वो ट्राई हेलो एल्केन है। यानी कि जितने हेलोजन एटम्स प्रेजेंट होंगे उस हिसाब से उसका नाम डिसाइड किया जाएगा। तो आम शब्दों में मैम मैं ये कह सकती हूँ मोनो हेलो एल्केन क्या है, जब एक ही हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा। जैसे इस कंपाउंड में एक हेलोजन है, इस कंपाउंड में भी एक हेलोजन है, तो ये मोनो हेलो एल्केन है। डाई हेलो एल्केन मतलब 2 हेलोजन होना, जैसे इस कंपाउंड में 2 हेलोजन है तो ये डाई हेलो एल्केन है। ट्राई का मतलब 3 है, ठीक है। अच्छा, डाई हेलो एल्केन को भी फर्दर कैटेगराइज करते हैं, उस पार्ट पर भी आती हूँ। अभी आपको सारी बेसिक क्लासिफिकेशन समझा रही हूँ। सेकेंड क्लासिफिकेशन आती है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेगी भी वो कंपाउंड क्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 2 केसेस हैं, sp3 और sp2 वाला केस है। यानी कि हेलोजन जब एक ऐसे कार्बन से जुड़ रहा है जो sp3 है, हेलोजन जब एक ऐसे कार्बन से जुड़ रहा है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ देखो, हेलोजन जब एक ऐसे कार्बन से जुड़ रहा है जो sp3 है, इसमें 2 केसेस आपको पढ़ने हैं, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। अब अगर मैं आपको बोलूं हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसमें भी 2 केसेस है, एक है जी विनाइलिक और एक है जी एराइल हैलाइड। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो आती है वो आती है बेस्ड अपॉन डिग्री ऑफ कार्बन। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री बताएगी वो कैसा हैलाइड है। जैसे आपने डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पढ़ा था ना, वैसा ही है। धीरे धीरे अभी डिटेल में इनको स्टडी करेंगे, अभी जस्ट आपको एक आउटलाइन दे रही हूँ क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ प्राइमरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी हेलो एल्केन एंड टर्शरी हेलो एल्केन आते हैं। अब 1 बाय 1 हम इनको स्टडी करते हैं। तो पहला, कितने हेलोजन एटम प्रेजेंट है उस बेसिस पे किया, तो मोनो डाई ट्राई मैंने आपको बोला। मोनो हेलो एल्केन मतलब कंपाउंड में एक ही हेलोजन है, डाई हेलो एल्केन मतलब 2 हेलोजन एटम्स है, और ट्राई हेलो एल्केन मतलब 3 हेलोजन एटम्स है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था डाई हेलो एल्केन को हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं, तो हम इनको फर्दर कैटेगराइज करते हैं 2 क्लासेस में। पहली क्लासिफिकेशन आती है जेमिनल डाइहेलाइड, जिसको बेटा जी जेम डाइहेलाइड से भी हम जानते हैं, और दूसरी कैटेगरी आती है जिसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहेलाइड या विस डाइहेलाइड के नाम से भी हम जानते हैं। आप इसे जेमिनल हेलो एल्केन भी कह सकते हो, इसको विसिनल हेलो एल्केन भी कह सकते हो। अब जेमिनल और विसिनल आपको अच्छे से समझने चाहिए। पहली बात, जेमिनल के केस में क्या होता है, एक ही कार्बन एटम पर दोनों हेलोजन होंगे। अब 2 हेलोजन कैसे, डाइहेलाइड है ना, जेम डाइहेलाइड है ना, तो डाई मतलब 2 हेलोजन, और दोनों हेलोजन बेटा जी एक ही कार्बन पे होगा तो जेम डाइहेलाइड। अगल बगल वाले यानी अड़ोसी पड़ोसी कार्बन पर है तो बेटा वो विसिनल कहलाएगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं आपको यहां पर ये कह दूं, अगर मैं आपको ये केस दे दूं कि मैम इसी कार्बन पर दोनों हेलोजन प्रेजेंट है तो ये होगा विसिनल डाइहेलाइड या विस डाइहेलाइड। अगर यहीं पर मैं कह दूं अगल बगल वाले कार्बन पर हेलोजन प्रेजेंट है यानी अड़ोसी पड़ोसी पर हेलोजन प्रेजेंट है तो वो होगा विस डाइहेलाइड या विसिनल डाइहेलाइड। एवरीबॉडी, ये है बेटा जी हमारे डाई हेलो एल्केन्स की क्लासिफिकेशन, यानी कि डाई एल्काइल हैलाइड्स की क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो कि बेस्ड थी हाइब्रिडाइजेशन पर। मैंने आपको बोला था हेलोजन जिस कार्बन पे प्रेजेंट है उसकी हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करेगी भी उसका नाम क्या होगा। मान लो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो वहां 2 क्लासिफिकेशन है, एक एलाइलिक और एक बेंजाइलिक आती है। तो शुरू करते हैं एलाइलिक हैलाइड से। बेटे एलाइलिक हैलाइड का मतलब क्या होगा, बड़ी सिंपल सी कहानी है। हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। क्या कहा मैंने, हेलोजन जब एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है, सो दैट इज एलाइलिक हैलाइड या एलाइल हैलाइड। सीधी सी बात है, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो फर्दर डबली बॉन्डेड से जुड़ा है। अच्छा एक और बात, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एलाइलिक कार्बन कहलाता है। यानी मैम ये कार्बन क्या है, एलाइलिक कार्बन है, एलाइलिक कार्बन है। आइए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। हमने क्या कहा, व्हेन हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन एटम, जो कैसा है, जो sp3 है, व्हिच इज फर्दर अटैच्ड टू अ डबल बॉन्ड कार्बन एटम, जो यार बाद में किससे जुड़ा है, किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड कार्बन एटम से जुड़ा है। अच्छा, अब इसमें भी 3 कैटेगरीज आ सकती है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कैसे करना आइडेंटिफाई, पहले तो आप एलाइलिक का केस बनाओ। एलाइलिक का केस यानी कि हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जोड़ो जो डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो। हेलोजन को एक ऐसे कार्बन से जोड़ो जो फर्दर डबली बॉन्डेड से जुड़ा हो। हेलोजन को ऐसे कार्बन से जोड़ो जो फर्दर डबली बॉन्डेड से जुड़ा हो। दूसरी बात, अब डिग्री कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हाइड्रोजन की डिग्री कैसे की थी,
हाइड्रोजन जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ा है वही उसका नाम था, है ना। यानी कि हेलोजन जिस डिग्री के कार्बन से जुड़ा है वही उसका नाम है। अगर एक कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी कार्बन, अगर एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है सेकेंडरी, अगर एक कार्बन तीन से जुड़ा है टर्शरी, है ना। बस यही करना है। तो देखो, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर ये एक ही कार्बन से जुड़ा है तो ये प्राइमरी। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, ये एक और दो कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, एक दो तीन कार्बन से जुड़ा है तो ये टर्शरी का केस हो जाएगा। तो इस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एलाइलिक हैलाइड के बारे में आप पढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसी के अंदर नेक्स्ट कैटेगरी की, जिसका नाम है बेटा जी बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड के केस में क्या है, पहली बात ये किस कैटेगरी में फॉल करता है, जब हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यानी sp3 वाले केस में। तो यहाँ पे ना बहुत बच्चों की धारणा है बेंजाइलिक का मतलब क्या है, हेलोजन को डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जोड़ दो, पर ऐसा नहीं है। ये केस गलत है। अगर तुम ये कर दोगे तो ये हेलो एरीन बन जाएगा, विच इज रॉन्ग। तुम्हें यहाँ क्या देखना है, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो ये बेटा बेंजाइलिक होगा। कैसे, देखिए, अगर मैं कहूं हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड है। ठीक है, क्या कहेंगे अब, हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन एटम जो sp3 है, व्हिच इज फर्दर अटैच्ड टू अ बेंजीन रिंग, जो फर्दर किससे जुड़ा है, जो फर्दर बेंजीन रिंग से जुड़ा है, तो ये बेंजाइलिक हैलाइड जी हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, बेंजाइलिक हैलाइड के केस में क्या है, बेंजाइलिक हैलाइड में हमें क्या देखना है, यहाँ पर हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो बेंजीन से जुड़ा है, हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो बेंजीन से जुड़ा है, हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो बेंजीन से जुड़ा है। अब दूसरी चीज क्या देखनी है मैम, डिग्री। डिग्री कैसे देंगे, देखेंगे हेलोजन बेटा जी जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, वो इसकी डिग्री है। देखो, हेलोजन इस कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन से अटैच्ड है, प्राइमरी। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन और दो कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है, एक दो तीन से जुड़ा है, तो ये टर्शरी हो जाएगा। तो बेटा ये तो थे जी एलाइलिक और बेंजाइलिक। क्विक रिकैप दूं, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो फर्दर डबली बॉन्डेड हो तो एलाइलिक है, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जो फर्दर बेंजीन से जुड़ जाए तो वो बेंजाइलिक हो जाएगा। अब इसी के साथ बेटा जी मूव ऑन करते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट। जब हम कहते हैं हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करना चाहिए। अब sp2 के केसेस में हमारे पास अगेन दो केसेस आते हैं, एक आता है यहाँ विनाइलिक और एक आता है एराइल हैलाइड। तो विनाइलिक बहुत सिंपल है, हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है, वो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है, सिंपल। एलाइलिक में क्या था, हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो बाद में डबल बॉन्ड से जुड़ा है, जबकि विनाइलिक में सिंपल है यार, हेलोजन को एक कार्बन से जोड़ दो जो खुद ही डबल बॉन्ड बना दे, तो वो जी बेटा क्या होगा, विनाइलिक। यानी कि मैम देखो, हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो खुद ही डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी देखोगे तो sp2 है। सो व्हेन हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू अ कार्बन एटम व्हिच इटसेल्फ इज क्रिएटिंग अ डबल बॉन्ड, वो विनाइलिक का केस होगा। अच्छा, अब एराइल हैलाइड इसका दूसरा नाम है, या हेलो एरीन हम इसको कहते हैं। किसको कहते हैं, हेलो एरीन या एराइल हैलाइड। मैम ये हमारा हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जो दूसरा पार्ट है वही है, जब हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ जाए। तो बेटा sp2 में दो केसेस आते हैं, एक आता है विनाइलिक, यानी हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड से जुड़ा है, वो एलाइलिक है। विनाइलिक क्या था, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है खुद डबल बॉन्ड बना रहा है। अच्छा, उधर बेंजाइलिक क्या था, हेलोजन एक कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर बेंजीन रिंग से जुड़ा है, वो बेंजाइलिक है। या हेलोजन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है, ये एराइल है। तो प्लीज कंपेयर एंड स्टडी ताकि तुम्हें चीजें याद हो सके। अब बेटा बात करते हैं द लास्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज द डिग्री ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की डिग्री पे कैसे क्लासिफिकेशन होती है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, हमारे पास तीन तरीके से क्लासिफिकेशन होगी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। बेटा हेलोजन जिस भी डिग्री ऑफ कार्बन एटम से जुड़ा है वही उसका नाम है। पहले डिग्री ऑफ कार्बन एटम रिवाइज करते हैं। मैम एक कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है, प्राइमरी कार्बन, ठीक है। एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी कार्बन। एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा है, टर्शरी कार्बन। तो बेटा मैं ये कह सकती हूँ जिस डिग्री ऑफ कार्बन पे हेलोजन जुड़ा है वही उसकी डिग्री होगी। यानी कि मैम अगर हेलोजन एक प्राइमरी कार्बन पे अटैच्ड है तो प्राइमरी हेलोएल्केन होगा, अगर हेलोजन एक सेकेंडरी कार्बन पे अटैच्ड है तो सेकेंडरी हेलोएल्केन होगा, अगर हेलोजन एक टर्शरी कार्बन पे अटैच्ड है तो टर्शरी हेलोएल्केन होगा। तो देखिए, हेलोजन एक कार्बन पे जुड़ा है जो एक ही कार्बन से अटैच्ड है, प्राइमरी। हेलोजन एक कार्बन पे जुड़ा है जो दो कार्बन से अटैच्ड है, सेकेंडरी। हेलोजन, इसको थोड़ा सा ना मैं करेक्ट करना चाहूंगी, यहाँ CH3 लिखना, ठीक है। अब देखो मैम, हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक दो और तीन कार्बन से जुड़ा है, यानी कि टर्शरी हेलोएल्केन, यानी कि कार्बन की डिग्री डिफाइन करती है भी उसका नाम क्या होगा।
अब बेटा जी वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट जिसका नाम है जी नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। नामकरण करना बहुत आसान है, एक बेसिक सा रूल आपने यूज करना है जिससे आप सिंपल से सिंपल और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। क्या रूल है मैम? देखिए आप जनरली अपनी नोटबुक में इस तरीके से लिखते होंगे, लेकिन आई वुड रेकमेंड जब आप पहली बार नॉमेनक्लेचर कर रहे हो, दैट इज IUPAC नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो उस केस में बेटा आई वुड सजेस्ट पहले आप वर्ड रूट लिखें, यानी कि सबसे पहले आप सेंटर मोस्ट वाला पार्ट लिखो, उसके बाद आप राइट हैंड साइड वाला सफिक्स वाला पार्ट कर लो, एंड देन आप लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रीफिक्स वाला सारा पार्ट कर लो। तो सबसे पहली चीज आपको क्या देखनी है? वर्ड रूट। वर्ड रूट हम क्या करते हैं? वर्ड रूट लिखा जाता है भी टोटल कितने कार्बन आटम्स प्रेजेंट है मेन चेन में या पेरेंट चेन में। अगर मेन चेन या पेरेंट चेन में टोटल बेटा एक ही कार्बन आटम होगा, उसके लिए आप मिथ लिखोगे, 2 के लिए इथ लिखोगे, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक। तो ये बेटा कार्बन के पैर में हमने लिख दिया 8 या कार्बन के पैर में 12 लिख दिया, ठीक है। कार्बन के पैर का नंबर नहीं है बेटा, ये हमने ये नहीं बोला है अभी हमने मैम उसके नीचे 5 लिख दिया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के फॉर्मेट पे लिख दिया, ऐसा नहीं है बेटा। ये मतलब है भी टोटल मेन चेन में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द मेन चेन, वो रिप्रेजेंट हो रहा है। तो बेटा यहाँ पर अगर एक टोटल कार्बन एटम है तो मिथ लिखोगे, 2 है तो इथ लिखोगे, 3 है तो प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक और डूडेक। इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ड रूट के बाद बेटा आता है सफिक्स वाला पार्ट। तो सफिक्स में ना सबसे पहले 1 डिग्री सफिक्स होता है, प्राइमरी सफिक्स। ये बताते हैं कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है। कार्बन कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटे आइन आ जाएगा, ये ध्यान रखना। दूसरी बात, सेकेंडरी सफिक्स लिखा जाता है जो कि सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड्स आ गया, तो उनके लिए कुछ सर्टेन वर्ड्स होंगे जो आप यहाँ यूज करेंगे, ठीक है जी। अब आपने पहले वर्ड रूट लिखा, फिर सफिक्स वाला काम लिखा, अब आप प्रीफिक्स वाला काम लिखोगे। प्रीफिक्स में भी सबसे पहले आता है 1 डिग्री प्रीफिक्स या प्राइमरी प्रीफिक्स। बेटा ये यूज किया जाता है फॉर द क्लोज चेन कंपाउंड्स, यानी कि जो कंपाउंड्स बंद है उनके लिए बेटा रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, उनके लिए आप क्या यूज करते हो? साइक्लो लिखते हो। अगर नहीं है मान लीजिए क्लोज चेन तो कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर बेटे आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स या 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये 3 चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहला तो ये जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या है? देखो, एक सीनियर एक जूनियर, यानी कि अगर एक कंपाउंड में मेरे पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो एक को मैं सीनियर कहूंगी, एक को मैं जूनियर कहूंगी। दो इस चैप्टर में हमें अभी फंक्शनल ग्रुप्स पे नहीं जाना है, धीरे धीरे हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहां पर उसकी नॉमेनक्लेचर हम साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेटा जी साइड चेन आता है जिसके लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं। मान लीजिए कोई कार्बन आटम मेन चेन में इंक्लूड नहीं हो पाया तो उसके लिए आप एल्काइल करके लिखोगे। अब अल्क क्या होगा? अल्क होगा डिपेंडिंग अपॉन कितने कार्बन है। एक कार्बन इंक्लूड नहीं हो पाया तो मिथाइल हो जाएगा, 2 नहीं हो पाया इथाइल हो जाएगा, 3 नहीं हो पाया प्रोपाइल हो जाएगा, 4 नहीं हो पाया ब्यूटाइल हो जाएगा, तो एल्काइल करके आप उसको लिखेंगे। फिर बेटा आता है एक्स्ट्रा ग्रुप्स। मान लीजिए क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इनमें से कुछ ना लिखा जाए तो क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखोगे, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो लिखोगे, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो लिखोगे, आयोडीन के लिए आयोडो लिखोगे, जो कि हमें इस चैप्टर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बस इतना ध्यान रखना वर्ड रूट की लेफ्ट साइड पर आ रहा है ये, ठीक है जी। तो आपको ये पता होना चाहिए भी कहां पर किसको मेंशन करना है, कहां पर किसकी पोजीशंस है। ये एक सिंपल सा रूल है जो कि नॉमेनक्लेचर के लिए यूज करते हैं। तो आइए नेमिंग करते हैं। अब नेमिंग में मैं आपको कुछ कॉमन नेम सिखाने जा रही हूँ। कॉमन नेम्स होते हैं एन, आइसो, नियो, इनको हम पढ़ेंगे। तो कभी भी बेटा कॉमन नेम में आपको ऐसे स्मॉल एन देखने को मिलता है, ये यूज होता है फॉर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। एन का मतलब यहाँ नॉर्मल है, नॉर्मल, और ये बेटा स्ट्रेट चेन के लिए यूज हो रहा है, यानी कि आपने कोई ब्रांच नहीं दिखानी, जैसे पेड़ की टहनियां होती है वो यहाँ पे आपने मार्क नहीं करनी। तो कितने कार्बन है? पेंट। अच्छा एक और चीज, कॉमन नेम में जो भी वर्ड रूट होगा वो टोटल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा कार्बन एटम की। जैसे IUPAC नेम में जो वर्ड रूट होता है वो सिर्फ मेन चेन के कार्बन एटम के लिए लिखा जाता है, लेकिन कॉमन नेम्स में जो वर्ड रूट होगा ये टोटल कार्बन के लिए लिखा जाता है। तो पेंट मतलब कि 5 कार्बन और स्ट्रेट चेन है 1 2 3 4 और 5 कार्बन एटम्स। नेक्स्ट है एन ब्यूटेन। एन अगेन स्ट्रेट चेन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम्स, एन मतलब सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 और 4 हमारे पास इस तरीके से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आइसोब्यूटेन। कभी भी आपको ऐसे आइसो मिल जाए, आइसो का मतलब होता है जनरली सेकंड या सेकंड लास्ट कार्बन पर बेटा, ठीक है, CH3 ग्रुप का लगना।
ब्रांचिंग होना, टहनी होना। ब्यूट मतलब टोटल 4 कार्बन। सोचो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, सेकंड पर तुमने एक CH3 ग्रुप लगा दिया, ठीक है। अब काउंट करो, ब्यूट लिखा है मतलब तुम्हें टोटल 4 कार्बन करने हैं, तो 1 2 3 और मैम ये 4 और मैम ये 4, 1 2 3 और 4, सेकंड कार्बन पे CH3 लगा। अब देखो N पेंटाइल, N मतलब स्ट्रेट चेन, पेंट मतलब 5 कार्बन के लिए 1 2 3 4 5। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमें दिया आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड। आइसो का मतलब क्या था मैम? अगेन आइसो का मतलब था सेकंड लास्ट या सेकंड कार्बन पर CH3 ग्रुप का होना। पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 2 पे कौन सा है? CH3। टोटल बेटा 5 कार्बन होने चाहिए बिकॉज पेंट है, तो 1 2 3 4 5 और क्या लगाना है? ब्रोमाइड लगाना है, ब्रोमीन लगाना है। अच्छा, वैलेंसी पूरी कर दी है, तो इस तरीके से सेकंड कार्बन पर CH3 ग्रुप का होना। फिर टोटल वर्ड रूट जो आपको यहाँ दिया गया, टोटल कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करते हो, कार्बन को फुलफिल करो, हेलोजन दिए तो हेलोजन लगा दो, ठीक है। अब आता है बेटा नियो। नियो का मतलब होता है 2 ब्रांचिंग होना, डबल ब्रांचिंग होना, ठीक है। कैसे? जैसे मान लो ये फर्स्ट है कार्बन, इस कार्बन पे इधर भी ब्रांचिंग, इधर भी ब्रांचिंग, डबल ब्रांचिंग। पेंट मतलब टोटल 5 कार्बन, 1 2 3 4 और 5। क्लियर? आइसो में सिंगल ब्रांचिंग, सेकंड कार्बन पे, नियो में डबल ब्रांचिंग है। देखो अब आगे, नियो पेंटाइल क्लोराइड। नियो मतलब सेकंड कार्बन पर अगेन डबल ब्रांचिंग है। पेंटाइल मतलब 5 कार्बन टोटल, 1 2 3 4 5 और इस पे क्लोरीन लगा दो। अब इसकी वैलेंसी पूरी कर दो। वैलेंसी पूरी कैसे करते हैं? एक कार्बन ने जितने बॉन्ड बना रखे हैं अच्छी बात है, जितने रह गए 4 में से उतने हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखो, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, कुछ कॉमन नेम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सेकेंडरी या टर्शरी पूछा जाता है। तो सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री होता है। 2 डिग्री कार्बन क्या होता है? एक ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो एक ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा है। ब्यूटाइल क्लोराइड, क्लोराइड मतलब इस पे हेलोजन लगा है। क्लोरीन जिस कार्बन पे लगता है उसकी डिग्री बताती है उस कंपाउंड की क्या डिग्री है। मैम क्लोरीन एक 2 डिग्री कार्बन पे लगा है, तो ये 2 डिग्री कंपाउंड है, सेकेंडरी है। ब्यूटाइल मतलब टोटल 4 कार्बन, 1 2 3 और 4। आप इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर लीजिए। आइए, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शरी मतलब कि 3 डिग्री, पहले 3 डिग्री बनाते हैं। एक ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा है, इस पर लगा दो जी हेलोजन। इस पर क्या लगा दो जी? हेलोजन। हेलोजन जब एक 3 डिग्री कार्बन से जुड़ता है तो वो टर्शरी बनता है। अच्छा, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4 ही है, बस इनकी वैलेंसी पूरी कर दो। सो दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड एवरीबॉडी। ये था जी टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। तो हमने ये वाले केसेस सारे देख लिए। अब यहाँ पर हमारे पास एक और केस है, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री बेटा, 2 डिग्री बच्चे, तो 2 डिग्री एक ऐसा कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़ा है, उस पे क्लोरीन। ब्यूटाइल मतलब टोटल 4, 1 2 3 और 4 कार्बन एटम्स, 4 कार्बन एटम्स। अगला देखना, नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। क्या है भाई? नियोपेंटाइल, नियो मतलब डबल ब्रांचिंग, पेंटाइल मतलब 5, 1 2 3 4 और यहां ब्रोमीन लगा है। 1 2 3 4, एक सेकेंड बेटा, नियो मतलब सेकेंड कार्बन पे डबल ब्रांचिंग, पेंट मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, देखो ना 1 2 3 4 5 और यहां ब्रोमीन लगा दो। इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर देना। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो मेरे को लगता है यहाँ ब्रोमाइड है, यहाँ वहां क्लोराइड था। टर्शरी मतलब 3 डिग्री, एक ऐसा कार्बन जो 3 कार्बन से जुड़ा है और इस पे ब्रोमीन लगा दो। ब्यूट मतलब 4, 1 2 3 4, वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो। चलो, विनाइल क्लोराइड और एलाइल। विनाइलिक और एलाइलिक अभी पढ़ा है। विनाइल में क्या होता है मैम? हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद डबल बॉन्ड बना रहा है, यही था ना। तो हेलोजन यहाँ क्या है? क्लोरीन है। मैम एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद डबल बॉन्ड बना रहा है। अब इनकी वैलेंसी पूरी कर दो। क्लियर? चलिए जी अगला केस देखते हैं। एलाइल ब्रोमाइड। एलाइल क्या होता था? हेलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है ना। एलाइल ब्रोमाइड है मतलब ब्रोमीन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा है। अब इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर दो।
दैट्स इट, ये है एलाइल ब्रोमाइड, इसे कहते हैं एलाइल ब्रोमाइड। अब बेटा हमारे पास कुछ ऐसे सर्टन नेम्स भी आते हैं, जैसे मिथाइलिन क्लोराइड क्या होता है, मिथाइलिन क्लोराइड होता है जब हमारे मिथ मतलब एक कार्बन और इस पे 2 क्लोरीन लगे हैं। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म क्या होता है, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, ब्रोमोफॉर्म होता है CHBr3, ठीक है जी। इसके बाद बेटा जी ये हमारी हेलोरीन की डेफिनेशन है, मैंने ऑलरेडी बता दिया था, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटा देना है और हेलोजन लगा देना है तो हेलोरीन मिल जाएगा। तो आइए इसके भी कुछ कॉमन नेम्स देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो बेंजीन का स्ट्रक्चर सबको पता है। बेंजीन कैसे दिखता है, बेंजीन आप बेटा ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, आप बच्चे ऐसे भी लिख सकते हो, या कई बच्चे इसको ऐसे भी लिखते हैं। एक बात बता दूं, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है और ये रेजोनेंस हाइब्रिड है। अच्छा अब इसी के अंदर मान लीजिए मैंने इस पे क्लोरीन लगा दिया, ये फर्स्ट कार्बन पे है तो ये 1 क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। देखो इसकी नॉमेनक्लेचर में क्या होता है, जो तुम प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स लिखते हो उसकी जगह डायरेक्ट तुमने बेंजीन लिख दिया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट क्या है मैम, ये डायरेक्ट बेंजीन है। अब ये फर्स्ट और सेकंड 1 और 2 पे क्लोरीन लगा तो 1 2 डाई क्लोरो, फिर आगे क्या आएगा बेंजीन। इस पूरे के लिए तुमने क्या लिखना है, बेंजीन लिखना है। 1 2 3, 1 और 3 पे क्लोरीन है तो 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन इसका नाम हो जाएगा। ऐसे ही बेटा जी यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 1 और 4 पे क्लोरीन लगा है, 1 4 डाई क्लोरो बेटा बेंजीन। अब यहां से देखो, जहां से पास होगा ना वहां से नंबरिंग, पहले नंबरिंग आप इस तरफ से कर रहे थे, अब इस तरफ से क्यों कर रहे हो, क्योंकि क्लोरीन यहां से पास है। तो बेटा अगेन ये बेंजीन है 1 और 3 पे तो 1 3 डाई क्लोरो बेंजीन नाम इसका हो जाएगा। सो बेटा ये तो थी हमारी नॉमेनक्लेचर। अब हम शुरू करने वाले हैं विद आइसोमेरिज्म। एवरीबॉडी, आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम, मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट्स। यानी कि जब भी मैं किसी दो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखूंगी ना यार, वो तो सेम होंगे लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी के अंदर मुझे डिफरेंस देखने को जरूर मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखें तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन एटलीस्ट वन डिफरेंट प्रॉपर्टी, उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं। वैसे देखा जाए तो आइसोमेरिज्म दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। देखो जो नाम है उसी में डिफरेंस है। आइसोमेरिज्म में तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों में सेम होंगे। स्ट्रक्चरल कहने का मतलब क्या है, उसके स्ट्रक्चर में कोई ना कोई एक डिफरेंस आ जाना। स्टीरियो का मतलब क्या है, उसके 3D अरेंजमेंट में कुछ डिफरेंस आ जाना। तो आइए स्ट्रक्चरल के अंदर हम क्या देखते हैं, बहुत सारे टाइप से चेन है, पोजिशनल है, मेटामेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। लेकिन आपको इस चैप्टर के अंदर जो अभी पढ़नी है वो चेन और पोजिशनल पढ़नी है। जब आप स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर तो वो अलग बात है, वो केमिकल प्रॉपर्टी में आता है। और स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में डिवाइडेड है, ठीक है। तो अभी आपको कौन सा पढ़ना है, सिर्फ चेन और पोजिशनल पढ़ना है। अगर मैं तुम्हें ये बोल देती हूँ विद दो कंपाउंड्स है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स चेन में अलग है, पेरेंट चेन में या साइड चेन में, तो वो चेन आइसोमर होगा। आइसोमर का मतलब कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन प्रॉपर्टी में डिफरेंस। चेन नाम है तो मतलब चेन के साइज में डिफरेंस है। जैसे कि मान लीजिए आप इन दोनों कंपाउंड्स को कंपेयर करो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का C4H9Cl है, बट यहाँ मेन चेन में 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ मेन चेन में 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 ही कार्बन है। तो यहाँ चेन के नंबर में डिफरेंस आ जाएगा, तब ये चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट बेटा इसमें आता है पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है, आइसोमेरिज्म का मतलब वही है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होना लेकिन कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी में अंतर होना। पोजिशनल आइसोमेरिज्म का मतलब ये हो जाएगा कि जो भी आप हेलोजन अटैच कर रहे हो या डबल बॉन्ड अटैच कर रहे हो या फंक्शनल ग्रुप अटैच कर रहे हो, उसकी जगह बदल जाना, उसकी पोजिशन चेंज हो जाना। जैसे देखिए यहाँ क्लोरीन जो है फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है, जबकि यहाँ क्लोरीन जो है वो सेकंड कार्बन एटम पे अटैच्ड है, तो उसकी पोजीशन में डिफरेंस आ गया, इस वजह से ये पोजीशनल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। तो अभी आपके जो सिलेबस है उसमें चेन और पोजीशनल आइसोमेरिज्म है। अब बच्चे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। CX बॉन्ड का नेचर क्या होता है, देखो सबसे पहली बात तो ये आपको समझना होगा, CX बॉन्ड यानी कि जब कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, हेलोजन के साथ। तो बेटा इस केस में क्या होता है, आप सभी बच्चे अवेयर होंगे, जो हमारे पास ये हेलोजन एटम प्रेजेंट है, इस हेलोजन एटम की कार्बन की कंपेरेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्या ज्यादा है भाई, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है अपने प्रति नेगेटिव चार्ज को खींचने की क्षमता। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये डबली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने प्रति ज्यादा खींच के रखेगी, यानी कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है हेलोजन के प्रति ज्यादा होंगे। अब अगर मान लो मेरे पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो मेरे पूरे पर पार्शियल नेगेटिव आएगा,
और कार्बन पर क्या है, चार्ज दूर है। मान लो मैं कार्बन हूं, मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था, तुमने मुझसे नेगेटिव ले लिया, दूर कर दिया, तो मेरे पे कौन सा चार्ज बचा, पॉजिटिव। तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। यानी कि बेटा जब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ऐसा डिफरेंस आता है ना, तब आपको वहां पर ऐसे चार्जेस की डेवलपमेंट देखने को मिलती है, जिसे हम पोलर चार्जेस यहां बोलते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पार्शियल चार्जेस। अब ये जो मैंने आधे आधे चार्जेस लगाए हैं, पूरा पॉजिटिव या पूरा नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अभी बॉन्ड नहीं टूटा। तो जब तक बॉन्ड नहीं टूटता है, आप इस तरीके से पार्शियल चार्जेस लगाते हो। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव आया, कार्बन की कम होने की वजह से उस पर पार्शियल पॉजिटिव आया। तो इस तरीके से चार्ज डेवलपमेंट होती है, पोलैरिटी डेवलप होती है। अब बेटा जी यही लिखा है, हेलोजन एटम्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, इस वजह से वो पोलराइज होते हैं, जिसपे एक पे पार्शियल पॉजिटिव और एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस की डेवलपमेंट होती है। अच्छा, अब इसी केस के अंदर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगी, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन एंड कार्बन आयोडीन में साइज का क्या ऑर्डर होता है। बेटा कार्बन तो सभी में कॉमन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, अगर डाउन द ग्रुप आप जाते हैं, इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा, साइज इंक्रीज होता है। सबसे ज्यादा साइज किसका होगा, सीआई का, उससे कम सीबीआर, उससे कम सीसीएल, उससे कम सीएफ का होगा। अच्छा, इसमें और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है अबाउट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यानी मिनिमम आप कितनी एनर्जी दोगे भी एक बॉन्ड टूट जाए, एक बॉन्ड ब्रेक कर जाए। अब इसमें सोचो, लॉजिकल एस्पेक्ट है मैम, हमें दिया गया है CF, फिर हमें दिया गया है CCl, फिर हमें दिया गया है CBr और फिर हमें दिया है CI। अब इसके अंदर मैम अगर हम सोच कर देखें टॉप टू बॉटम, हमने बोला साइज बढ़ रहा है, यानी कि एक तरह से मैम बॉन्ड लेंथ भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता चला जा रहा है, बिकॉज साइज बढ़ रहा है। अब इसको ऐसे सोचो, एक बच्चा बिल्कुल मेरे पास खड़ा है, वो बच्चा मुझसे डाउट ले रहा है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि डिस्टेंस कम है ना, मैं उस पर ध्यान दे रही हूँ। बाहर से कोई इसको बुला रहा है, तो क्या मैं उसको भेजूंगी, नहीं भेजूंगी, मैं कहूंगी उसको पढ़ने दो। दैट मीन्स तुम्हें ये जो बॉन्ड तोड़ने में बहुत एनर्जी लगेगी, तुम्हें मुझे बहुत मनाना पड़ेगा, अरे मैम प्लीज इसको जाने दो, है ना। दैट मीन्स यहाँ एनर्जी बहुत हाईएस्ट लगेगी, क्योंकि बॉन्ड्स की लेंथ बहुत कम है, बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, बॉन्ड्स की लेंथ नहीं, बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसको ब्रेक करने के लिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अब एक एग्जाम्पल लो, एक बच्चा बहुत डिस्टेंस पे खड़ा है, तुम उसको बाहर से बुला रहे हो, वो चुपके से चला गया, तो मुझे पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। तुमने हल्की सी उसको एनर्जी दी, वो फटाक से निकल गया। यानी कि जब डिस्टेंस ज्यादा होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है, तो थोड़ी सी भी एनर्जी देने पे बॉन्ड टूट जाता है। तो कहाँ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी देंगे भी बॉन्ड टूट जाए, कहाँ ज्यादा देंगे, जहां साइज कम है। तो ये बेटा हमारा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर हो जाएगा, जो कि आपसे पेपर में पूछा भी जा सकता है। अच्छा, अब इसी के साथ बेटा जी अगर मैं आप लोगों से एक और चीज पूछती हूँ, देखो ये आपको CF दिया गया है, CCl, CBr, CI। बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या ऑर्डर है, तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर टॉप टू बॉटम हम देख रहे हैं साइज बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटे घट रही है ना। अब मैं बात करने जा रही हूँ अबाउट डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसी की वजह से पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा था। और डिस्टेंस का मतलब आप साइज की बात कर रहे हो, बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हो। तो साइज टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम घट रही है। सवाल ये उठता है डायपोल मोमेंट बढ़ना चाहिए या डायपोल मोमेंट घटना चाहिए। तो बेटा लेट मी टेल यू, डायपोल मोमेंट यहाँ डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। क्यों, क्योंकि साइज यहाँ पे पिकोमीटर में बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट हो रही है, जिसकी वैल्यू बहुत कम है, तो वो फैक्टर इतना डोमिनेट नहीं करता। यहाँ कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो डायपोल मोमेंट घटना चाहिए। अब अगर घटना चाहिए तो सबसे ज्यादा CI का, फिर CCl, फिर CBr, फिर CI होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। CCl का जो है डायपोल मोमेंट वो CF से ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, ज्यादा हो जाता है। तो ये भी ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं एवरीवन। अब हम शुरू करेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। उससे पहले मैं चाहती हूँ सभी स्टूडेंट्स जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक को यहाँ पर अच्छे से डिटेल में पहले मेंशन कर ले, फिर हम आगे प्रोसीड करें। Okay, everybody. So now let's start with the next particular part, that is going to be methods of preparation. कैसे हेलो एल्केन्स को प्रिपेयर किया जाए, आइए समझते हैं फटाफट से। तो बेटा हेलो एल्केन्स के अंदर ना आपके पास मेजरली 3 पर्टिकुलर पार्ट्स आते हैं, जो आपके सिलेबस में हैं और जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं। दैट इज गोइंग टू बी बाय अल्कोहल्स, बाय हाइड्रोकार्बन्स एंड बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। लेट मी टेल यू, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। MCQ हो जाए, शॉर्ट आंसर टाइप हो जाए, लॉन्ग आंसर टाइप हो जाए, कन्वर्जन हो जाए, यहाँ से बिल्डअप होते हैं। शुरू करते हैं हम सबसे पहले बाय अल्कोहल। अल्कोहल की मदद से कैसे होगा, तो अल्कोहलिक मॉलिक्यूल कौन होगा, जहां हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें भी 3 केस आते हैं, HX, PX3, PX5 और थायोनाइल क्लोराइड। इसके अलावा बेटा जी जितनी भी रिएक्शन है सब मिसलेनियस है।
करना क्या है, अल्कोहल से आपको ऑब्टेन करना है हेलो एल्केन को बेटा जी। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट रिएक्शन जो कि हमारे होने वाली है, दैट इज विद HX। तो जब बेटा जी आप क्या करते हैं, HX के साथ रिएक्शन करवाते हो अल्कोहल का, तो हमेशा ध्यान रखो अगर मैं हेलोजन यहाँ Cl ले रही हूँ तो ये HCl और ZnCl2 का जो कॉम्बिनेशन है इसे हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। किस नाम से जानता जाता है बेटा, ल्यूकास रिएजेंट के नाम से। और यही प्रोसेस है ग्रूव्स प्रोसेस। मेरे नाम से याद कर लो, शौर्या ग्रोवर मैम, तो ग्रोवर से ग्रूव्स प्रोसेस। करना क्या है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जो ZnCl2 आपको देखने को मिल रहा है ना, इट एक्ट एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी कि ये वाटर के रिमूवल में हमारी मदद करता है। अब ये वाटर के रिमूवल में यहाँ पर देखेंगे हेल्प करेगा, इस रिएक्शन को करवाने में हेल्प करेगा जी। कैसे करेगा, देखो इस तरीके से बेटा जी वाटर को रिमूव करवाने में इस रिएक्शन में हेल्प करेगा। तो RCl आपको यहाँ से मिल जाने वाला है, RCl मिल जाएगा और वाटर रिमूव हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखना, ल्यूकास रिएजेंट यूज होगा फॉर 1 डिग्री एंड फॉर 2 डिग्री के केस में, जबकि 3 डिग्री के केस में सिंपल आप हीट करोगे विद HCl तो आपको आपका प्रोडक्ट हेलोएल्केन मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर। ल्यूकास रिएजेंट में ZnCl2 1 डिग्री 2 डिग्री में आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बेटा जी, जैसे मान लीजिए प्राइमरी अल्कोहल है, हमें इस तरीके से यहाँ पे वाटर को रिमूव करवाना है, विल गेट CH3 CH2 CH2 Cl। देखिए इस तरीके से। अब बेटा एक और चीज, यहाँ पर भी आपने HCl और ZnCl2 का कॉम्बिनेशन लिया, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पर भी जहां से OH आप हटा रहे हो, मतलब ये देखो एक तरह से वाटर का रिमूवल है, तो जहां से OH रिमूव हो रहा है वहीं पर ही Cl आकर के जुड़ जाएगा, यूल गेट दी प्रोडक्ट। चलते हैं जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो मैंने आपको बोला फर्स्ट केस के अंदर ये जो रिएजेंट होता है इसको हम ल्यूकास रिएजेंट के नाम से जानते हैं, इसको ल्यूकास टेस्ट भी कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपके पास पर्टिकुलर केस आ गया, आपने क्या करना है यहाँ से वाटर का रिमूवल, तो ये 1 डिग्री का केस है तो यहाँ से RCH2Cl मिल गया, जहां से OH जाएगा वहीं Cl आएगा। सेकेंडरी के केस में भी ऐसे ही वाटर रिमूव होगा, यहाँ पे Cl आके जुड़ेगा। ये 3 डिग्री के केस में इसकी जरूरत नहीं है, सीधा HCl विद वार्म हीटिंग बेटा जी क्या होने वाला है, ऐसे वाटर का रिमूव होगा और Cl जो है वो आपके यहाँ पर कार्बन पर आकर अटैच हो जाएगा। तो 3 डिग्री के केस में आप देखते हैं भी ZnCl2 की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट बेटा जी, ये इसके पर्टिकुलर एग्जांपल्स हो जाएंगे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर हमारे पास आता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ। शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ याद करेंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। देखो पहली रिएक्शन है PX5 के साथ, तो कैसे करवानी होती है बेटा, अल्कोहल है ना ROH, इसको ऐसे लिख दो। अब PX5 है तो इसको PX3X और X ऐसे लिख दो। PX5 है तो PX3X और X कर दिया, ऐसे बॉन्ड तोड़ दो, क्या बनेगा RX बनेगा, HX बनेगा और POX3 बनेगा। क्या बनेगा POX3। देखिए इसके साथ रिएक्शन करवाई, क्या बना मैम यहाँ से, पहली बात तो इसको थोड़ा सा करेक्ट करके लिख दूं, यहाँ RX आएगा बेटा, HX आएगा और POX3 आएगा। आइए रिएक्शन देखते हैं। मान लो मैंने PCl5 के साथ करवाया, किसके साथ, इसकी रिएक्शन, किसकी रिएक्शन मैम, CH3 CH2OH की, PCl3Cl ऐसे करके लिखेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे, CH3 CH2Cl मिलेगा, HCl मिलेगा और हमें यहाँ से क्या मिलेगा बेटा जी, हमें यहाँ से POCl3 मिलेगा, POCl3 यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन होती है। सो व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, वहां से आपको हेलोएल्केन मिलता है, फास्फोराइल क्लोराइड मिलता है, जैसे कि यहाँ पर हमें क्या मिला, POCl3 मिला और HCl एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पर ऑब्टेन हो गया। तो जो करेक्शन थी बेटा वो मैंने दोनों जगह मेंशन कर दिया, आप उसको भी लिख लेना। अच्छा, अगली रिएक्शन आती है PX3 के साथ। तो देखो जैसे मान लो आपके पास ये अल्कोहल है, आपने इसके 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। इस केस में क्या करने हैं बेटा, 3 मॉलिक्यूल्स लेने हैं। मैम PX3 के साथ रिएक्शन करवानी है ना, तो क्या करना है, तीनों R तीनों X के साथ जुड़ के 3 RX बना लेंगे, 3 RX मिल गए। क्या रह गया बेटा, 3 H 1 P 3 O, यानी कि H3PO3। क्या रह गया, H3PO3 रह गया। अब इसी के अंदर ये केस देख लीजिए, मान लीजिए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल दे दिया तो इसको 3 बार ले लो, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। मैम इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, PCl3 के साथ। ये तीनों R को तीनों Cl के साथ RCl बना लोगे, 3 हमें ही मिल जाएंगे और H3PO3 हमें यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जहां से प्योर हेलोएल्केन मिलता है, इसको डार्जन्स प्रोसेस भी कहते हैं और ये रिएक्शन थायोनाइल क्लोराइड के साथ होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं अल्कोहल की रिएक्शन अगर आप SOCl2 के साथ करवाते हैं तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है बेटा, यहाँ से आपको RCl मिलता है, SO2 गैस मिलती है और HCl गैस मिलती है। अब ये भी गैस है हवा में एस्केप हो जाएगी, ये भी गैस है हवा में एस्केप हो जाएगी, तो जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है बेटा ये आपको प्योर प्रोडक्ट मिलता है। हेंस हम ये कह सकते हैं प्योर हेलोएल्केन यहाँ पर मिलता है, बिकॉज बाकी की दोनों गैसेस क्या हवा में एस्केप कर जाती है।
सो क्वेश्चन पेपर में आपको सवाल देखने को मिलेगा अभी मोस्ट प्रेफरेबल मेथड, बेस्ट मेथड, प्योर मेथड कौन सा है, तो जी वो थायोनाइल क्लोराइड के साथ है। अब हम इसी के साथ आगे प्रोसीड करते हैं। कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस जो एनसीईआरटी में गिवन है, जैसे HBr और H2SO4 के साथ करवाओगे रिएक्शन, अगेन यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा, RBr मिल जाएगा। HI विद H2PO4 के साथ अगर करवाओगे तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर अगेन आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, वाटर का रिमूवल देखने को मिलेगा, RI ऑब्टेन हो जाएगा। अगेन NaBr और H2SO4 के साथ करवाओगे तो बेटा इस पर्टिकुलर रिएक्शन में भी RBr आपको यहाँ से ऑब्टेन हो जाता है। क्या ऑब्टेन हो जाता है मैम, यहाँ से RBr भी हमें ऑब्टेन हो जाता है। ये भी H3PO4 की प्रेजेंस में हमारी इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। आगे चलते हैं, अगर रेड फास्फोरस और हेलोजन के साथ रिएक्शन कराते हो यार, दिस इज द रिएक्शन विच इज सिमिलर टू योर जो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड वाली रिएक्शन थी। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ से आपको RX देखने को मिलता है। तो ये बेटा जी आपकी मिसलेनियस रिएक्शन है, ये आपकी सारी एनसीईआरटी में गिवन है। जो मैं करेक्ट करती जा रही हूँ प्लीज आप वो भी साथ साथ करेक्ट करते चलें। ये H3PO हमारे 4 की प्रेजेंस में होगा, ठीक है, जहां से हमें क्या मिलेगा, वाटर का रिमूवल और RI मिल जाएगा। आप ये रिएक्शंस यहाँ पर ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। ये मिसलेनियस रिएक्शंस आपकी एनसीईआरटी में प्रोवाइडेड है एवरीबॉडी। दीज आर द मिसलेनियस रिएक्शंस व्हिच आर गिवन इन योर एनसीईआरटी बुकलेट। आगे बढ़ते हैं बेटा। सो नाउ ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लुकास रिएजेंट ग्रुप्स प्रोसेस बता दिया। रिएक्टिविटी वाला पार्ट आप सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं, अल्कोहल वाले चैप्टर में। PCl3 PCl5 वाली हमारी रिएक्शंस होगी, थायोनाइल क्लोराइड वाली होगी, रेड फास्फोरस वाली होगी, NaBr और H2SO4 वाली हमारा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डन हो गया। अब नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम पढ़ते हैं बेटा, दैट इज बाय हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स की मदद से भी आप हेलो एल्केन्स को बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स की मदद से कैसे बना सकते हो, दो ही रिएक्शंस आती हैं, बाय एल्केन्स एंड बाय एल्कीन्स। एल्केन्स के थ्रू जो रिएक्शन होती है वो सब्स्टिट्यूशन होती है, वहां फ्री रेडिकल आपका मैकेनिज्म फॉलो होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म। हेलोजनेशन है, हेलोजन ऐड होगा, सनलाइट की प्रेजेंस में ऐड होगा। तो देखो किस तरीके से है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो होता है, जिसको हम हेलोजनेशन कहते हैं। हेलोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हेलोजन। जब भी आप हेलोजन ऐड करोगे ना, वो इस तरीके से ऐड होगा, ठीक है, डायटोमिक फॉर्मेट में ऐड होने वाला है, सनलाइट की प्रेजेंस में होगा बड़ा सिंपल सा प्रोसेस। एक हाइड्रोजन को हटा दो, उसकी जगह Cl लगा दो, और क्या होगा, जो हाइड्रोजन हटा है वो दूसरे Cl के साथ HCl बना लेगा। हाँ, सनलाइट के प्रेजेंस में तो रिएक्शन चलती चली जाती है। नेक्स्ट स्टेप में ये दोबारा Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा एंड द प्रोसेस गोज ऑन। तो ये प्रोसेस बेटा जी इस तरीके से चलता चला जाता है, आप देख भी सकते हैं। अगर मान लीजिए मैंने CH4 लिया है, Cl2 के साथ रिएक्शन कराई, एक हाइड्रोजन गया, Cl आया, दूसरा जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन जो निकला था उसके साथ HCl बना लेगा। दोबारा Cl2 के साथ रिएक्शन होगी, एक और हाइड्रोजन जाएगा, एक और Cl आएगा, दोबारा होगी, एक और हाइड्रोजन जाएगा, एक और Cl आएगा, दोबारा होगी, एक और हाइड्रोजन जाएगा, एक और Cl आएगा। सो ये रिएक्शन चलती चली जाती है, जिसकी वजह से इसका एक मेजर ड्रॉबैक ये है भी हमें मोनो हेलो एल्केन यहाँ नहीं मिलता, बिकॉज यहाँ पर हेलोजन्स आर लाइक added on each particular reaction, because sunlight की प्रेजेंस में Cl2 मॉलिक्यूल उसको अनगिनत मिलते चले जा रहे हैं, इस वजह से तो मोनो हेलो एल्केन यहाँ प्रोड्यूस नहीं होता, यहाँ पर हमें पॉलीहेलोजन कंपाउंड देखने को मिलता है। नेक्स्ट मैकेनिज्म जो बेटा जी आपके पास है 3 स्टेप्स में होती है, चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन, चेन टर्मिनेशन। चेन इनिशिएशन स्टेप के अंदर बेसिकली जो Cl2 मॉलिक्यूल है वो होमोलाइटिक क्लीवेज करता है, रेडिकल बनाता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, और इस तरीके से ये तीनों जो है बेटा जी स्टेप्स फॉलो होते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको होमोलाइटिक क्लीवेज बोली, तो होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होते हैं, दो सिमिलर एटम्स के बीच में होते हैं। जब तो सेम एटम्स, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, तो दो सेम एटम होते हैं, तो एक एक दोनों अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाते हैं। ये हाफ फिश एरो होती है, ये फुल फिश एरो आपके पास देखने को मिल रही है, फुल एरो है। फुल एरो यूज होती है 2 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए, और हाफ वाली जो है 1 इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के लिए। तो ये जब एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर स्पीशीज पे आता है, ये रेडिकल फॉर्मेशन करता है। और अगर दो डिफरेंट एटम्स होते हैं तो वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंतर होने की वजह से कैटायन एंड एनायन की फॉर्मेशन होती है। तो इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म में पहले स्टेप में आपके यहाँ पे रेडिकल की फॉर्मेशन होगी, हमेशा ध्यान रखना। हेलोजनेशन रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन फॉलो होती है। नेक्स्ट बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारा यहाँ आता है एल्कीन। एल्कीन की मदद से आप कैसे ऑब्टेन कर सकते हो, तो एल्कीन में हमारे पास बेसिकली 2 केसेस आते हैं। पहला केस है HX के एडिशन। HX के एडिशन करवाने के लिए मार्कोव्निकोव रूल का इस्तेमाल करते हैं, और डबली बॉन्डेड कंपाउंड है। एल्कीन मतलब डबल बॉन्डेड कंपाउंड है, जैसे आप यहाँ देखो डबल बॉन्डेड है, आपने इसमें HX जोड़ा तो क्या करोगे, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, ये H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, किसी भी कार्बन को H पॉजिटिव दे दो, किसी को भी Cl नेगेटिव दे दो। क्यों मैम, क्योंकि डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो किसी भी कार्बन को आप कुछ भी प्रदान यहाँ कर सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। इस तरीके से हमें प्रोडक्ट मिल गया। अब इस पर्टिकुलर केस को देखो, क्या ये सिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ सेम ग्रुप है, तो किसी को भी H पॉजिटिव, किसी को भी Cl नेगेटिव, डबल बॉन्ड को तोड़ो, इस कार्बन को मान लो मैंने H पॉजिटिव दे दिया और दूसरे वाले डबल बॉन्डेड कार्बन को Cl दे दिया, तो इस तरीके से मुझे क्या मिल जाएगा जी, प्रोडक्ट ऑब्टेन हो जाएगा।
नेक्स्ट बेटा जी, मान लीजिए अगर आपके पास एक अनसिमेट्रिकल यहाँ पर जो है हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि मान लो डबल बॉन्ड के इधर तो ये ग्रुप है, इधर ये ग्रुप है, तो ये अनसिमेट्रिकल है। अब आपने HX ऐड किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो किस डबली बॉन्डेड कार्बन को क्या मिलना चाहिए? तो बेटा यहाँ यूज होता है मार्कोवनिकॉफ रूल। मार्कोवनिकॉफ रूल कहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम, यानी कि जिस मॉलिक्यूल को आप ऐड कर रहे हो, विल गो टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन आटम जिसके पास कम हाइड्रोजन आटम है। तो यहाँ पर मैम ये नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास दो, ये कम वाले पे जाएगा और ये ज्यादा वाले पे जाएगा और ये टूट जाएगा डबल बॉन्ड, तो हमें मैम ये मिलेगा प्रोडक्ट। अच्छा, अब अगर मैं क्या करूं, नेगेटिव पार्ट को दूसरी तरफ भेज दूं जो मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो वो जो प्रोडक्ट मुझे मिलेगा वो माइनर मिलेगा। तो मेजर प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट जो मार्कोवनिकॉफ रूल से मिलता है। मार्कोवनिकॉफ रूल की डेफिनेशन भी आपके सिलेबस में पूछी जा सकती है, पेपर में आ सकती है। चलिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव अनसिमेट्रिकल है, यहाँ एक हाइड्रोजन यहाँ दो, तो नेगेटिव पार्ट कम पे, पॉजिटिव ज्यादा पे, डबल बॉन्ड टूटेगा, ये मेजर है। इसका उल्टा कर दोगे तो माइनर। अच्छा, यहाँ पर भी इस तरीके से रिएक्शन होगी यहाँ CH3 अटैच है, ठीक है। नेगेटिव पार्ट HBr ऐड करो, कहाँ जाएगा? इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक भी नहीं है, तो ये इधर जाएगा, H पॉजिटिव इधर जाएगा। तो जहां कम हाइड्रोजन है बेटा, वहां पर कौन जाएगा? वहां पर जाता है आपका नेगेटिव पार्ट। वहां कौन जाता है? नेगेटिव। तो ये मेजर होगा और उसको जो फॉलो नहीं करता वो माइनर होगा। ऐसे ही बेटा आपके पास यहाँ पर एक आपको केस देखने को मिल रहा है, ठीक है। Br नेगेटिव है, कम वाले पे जाएगा, H पॉजिटिव ज्यादा वाले पे जाएगा। नेगेटिव पार्ट कम वाले पे जाता है तो वो मेजर प्रोडक्ट बनाता है। अब इसी के अंदर मान लीजिए अगर मैंने HBr के साथ परऑक्साइड लिख दिया, अगर HBr का कॉम्बिनेशन परऑक्साइड के साथ आता है तो वो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल होता है और वो ये कहता है, जो कि मार्कोवनिकॉफ का उल्टा है। HBr के साथ ही हमेशा परऑक्साइड मिलेगा। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल कहते हैं नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गो टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो यार यहाँ देखो, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन, तो ज्यादा वाले पे जाएगा, H पॉजिटिव कम वाले पे जाएगा। तो इस बार हमारा मेजर प्रोडक्ट ये मिलेगा, यानी मार्कोवनिकॉफ का उल्टा रूल है। क्लियर हो गया है जी। चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, जहां पर हम हेलोजन के एडिशन कराते हैं। तो हेलोजन की जो एडिशन होती है CCl4 की प्रेजेंस में होती है। बेसिकली हम यहाँ ब्रोमीन ऐड कराते हैं, हमेशा अकेला Br नहीं आता, Br2 फॉर्मेट में आता है। CCl4 की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ से आपको विसिनल प्रोडक्ट मिलेगा। क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था, जब अगल बगल वाले कार्बन पे हेलोजन आ जाए तो उसे विसिनल कहते हैं। तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करोगे, दोनों को एक एक ब्रोमीन मिल जाएगा, विसिनल प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। एक तरह से ये टेस्ट भी होता है अनसैचुरेशन का, ठीक है जी। तो ये था जी हाइड्रोकार्बन की मदद से हमने किस तरीके से रिएक्शन कराई। अब आता है द लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज बाय हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। दो नेमिंग रिएक्शन है, दोनों सिलेबस में है, एक है फिंकलस्टीन रिएक्शन, एक है स्वार्ट्ज रिएक्शन। सिंपल सा प्रोसेस है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है, ठीक है। तो एक हेलो एल्केन से दूसरा हेलो एल्केन बनाना है। अगर आप इसकी रिएक्शन NaI के साथ ड्राई एसीटोन में कराते हो तो कैसे होगा, देखना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव से RI, पॉजिटिव को नेगेटिव से NaX ऑब्टेन होता है। हमेशा आंसर में पॉजिटिव स्पीशीज पहले, नेगेटिव स्पीशीज बाद में। अब बेटा जी स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या है, RX की रिएक्शन AgF के साथ करवा दो या किसी हेवी मेटल फ्लोराइड के साथ, ठीक है। तो ये R पॉजिटिव F नेगेटिव के साथ RF बनाएगा, Ag पॉजिटिव X नेगेटिव के साथ AgX बनाएगा। ये होती है बेटा स्वार्ट्ज रिएक्शन। ये अपने बिल्कुल नाम से ही पेपर में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। सो बेटा दिस वाज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स। अब हम करने वाले हैं द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन्स। हेलोएरीन्स को कैसे बनाओगे, हेलोएरीन्स का मतलब क्या होता है, हेलोएरीन्स का मतलब होता है जब बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन अटैच्ड है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला मेथड आता है हमारे पास, अगर आप थोड़ा सा इसको ध्यान दें, दैट इज बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मान लीजिए आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, यानी कि बेंजीन के ऊपर एक R ग्रुप लगा है, हेलोजन आपने इसमें ऐड करना है, ये Fe की प्रेजेंस में डार्क कंडीशंस में होगा। तो ये जो हेलोजन है ना, ये सोचो, ये मान लो एक ग्रुप है, ये ग्रुप का ऑर्थो जगह, ये मेटा, ये पैरा, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। तो ये हेलोजन या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा, तो या तो ये ऑर्थो पे जुड़ जाएगा या ये इसकी पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये है। दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन आता है अमाइंस की मदद से। तो यहाँ पे हमारी जो रिएक्शन आती है इसका नाम है सैंडमियर रिएक्शन। दो तरह की रिएक्शन, एक सैंडमियर होती है, गेटरमैन होती है, मैं दोनों समझाती हूँ। सैंडमियर रिएक्शन में क्या होता है, ये जो आपने लिया है ना, बेंजीन के ऊपर NH2 लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं एनिलिन, या फिर इसे कहेंगे आप प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन। क्या कहेंगे बेटा, प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन के नाम से आप इसे जानेंगे। तो बेटा इसमें आपने सबसे पहले जो रिएक्शन यहाँ करवाई है ना, आप क्या करो, इसकी रिएक्शन NaNO2 और HCl के साथ कराओ, इसको कट करो, NaNO2 और HCl के साथ कराओ। ये रिएक्शन बेटे 273 से 278 केल्विन की प्रेजेंस में होती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायएजोटाइजेशन। यहाँ क्या बनता है बेटा, यहाँ बनता है डायएजोनियम सॉल्ट। क्या बनता है बेटे,
डाइएजोनियम सॉल्ट बनता है। इसको थोड़ा समझो। डाई का मतलब होता है दो, एजो का मतलब होता है नाइट्रोजन। देखो दो नाइट्रोजन है। ईएम कब आता है? जब पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज। सॉल्ट क्यों लगाया? क्योंकि पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी होगा। तो यहाँ से बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बनती है। अब इसकी रिएक्शन Cu2Cl के साथ करवाओगे तो क्लोरोबेंजीन मिलेगा, Cu2Br2 के साथ कराओगे तो ब्रोमोबेंजीन मिलेगा। दोनों ही रिएक्शन सैंडमियर रिएक्शन के नाम से जानी जाती है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ये रहता है आपके हेलोएरीन का। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गेटमिन रिएक्शन की। तो गेटमिन रिएक्शन में भी एनिलिन ली NaNO2 और HCl के साथ रिएक्शन करवाई, डाइएजोटाइजेशन होगी, सेम प्रोसेस। बस यहाँ पे Cu पाउडर लेना है HCl के साथ तो क्लोरोबेंजीन, Cu पाउडर लोगे HBr के साथ तो ब्रोमोबेंजीन आपको मिल जाएगा। अब बेटा अगली रिएक्शन आपके पास यहाँ पर आती है जहां पर आप देखते हो मिसलेनियस रिएक्शंस है। आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन कैसे बनाना है? तो पहले एनिलिन लिया, NaNO2 और HCl के साथ रिएक्ट कराया, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट मिला। अब बेटा अगर आप इसकी रिएक्शन Ki के साथ करवा के हीट करवा देते हो तो आयोडोबेंजीन मिलेगा, HBr4 के साथ करवा देते हो फ्लोरोबेंजीन मिलेगा। तो सैंडमियर और गेटरमैन से क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन तुमने बना लिया, पर आयोडो और फ्लोरो कैसे बनाओगे? तो आयोडो के लिए Ki के साथ हीट, फ्लोरो के लिए HBr4 के साथ हीट करोगे। दैट्स इट। तो बेटा ये हमारे क्या थे? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन थे हेलोएरीन के, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सैंडमियर, गेटरमैन और फिर मैंने आपको बोला Ki या HBr4 के साथ। एक क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पूछ रहा है ये जो गिवन कंपाउंड है किस तरीके का गिवन कंपाउंड है? तो हेलोजन जब एक ऐसे कार्बन से जुड़ जाए जो फर्दर डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, हेलोजन जब एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो फर्दर डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, ये एलाइलिक होता है। दूसरी बात, ये जिस कार्बन से जुड़ा है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये हमारा एलाइलिक हैलाइड के नाम से जाना जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। चलते हैं अगले सवाल पर। C3H8 प्लस Cl2 लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन दे रहा है, ये किसका एग्जाम्पल है? देखो बेटा यहाँ एक हाइड्रोजन जा रहा है, उसकी जगह Cl आ रहा है, तो ये हेलोजनेशन रिएक्शन है जो कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है। तो बेटा ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो होता है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। अगला बेटा जी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है जहां डेफिनेशंस पूछी जा सके। एलाइलिक हेलोजनेशन क्या है, मार्कोवनिकॉफ रूल क्या है, खराश इफेक्ट क्या है बेटा, स्वार्ट्ज रिएक्शन, फिंकलस्टीन, हंस डाइकरी कौन सी है? तो देखो एलाइलिक हेलोजनेशन के अंदर, हेलोजनेशन तो वही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। एलाइलिक का मतलब तुमने क्या करना है? एलाइलिक हैलाइड बनाना है एक तरह से। तो सोचो एलाइल क्या होता है? एलाइल जब एक कार्बन फर्दर डबली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो, तुमने इसमें हेलोजन जोड़ना है, तुम इसमें हेलोजन जोड़ोगे तो इसका एक हाइड्रोजन हटा दो, उसकी जगह पे क्लोरीन लगा दो। दिस इज द रिएक्शन। मार्कोवनिकॉफ रूल क्या कहता है? मार्कोवनिकॉफ रूल का कोई भी सिंपल से एग्जांपल ले सकते हो जहां पे मान लो तुमने HI की रिएक्शन करवाई एल्कीन के साथ, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गो टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जिस पे कम हाइड्रोजन है, पॉजिटिव को दूसरी तरफ भेज दो। इस तरीके से हो जाएगा। अगला बेटा जी खराश इफेक्ट, बेटा आपका ये एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल वाला ही है। जब आप HBr और पेरोक्साइड लेते हो तो ये उस इफेक्ट का नाम है जिसको आप एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल भी कहते हैं। नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गो टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन एटम है, तो वो आपका जी यहाँ पर एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल या ऑपोजिट टू मार्कोवनिकॉफ रूल या खराश इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। स्वार्ट्ज रिएक्शन अभी हमने किया था, पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है, AgF हैवी मेटल फ्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी। अगली फिंकलस्टीन भी अभी हमने सीखी थी बेटा, जहां पर हम NaI के साथ रिएक्शन ड्राई एसीटोन की प्रेजेंस में कर रहे थे। हंस डाइकर रिएक्शन के केस में क्या होता है? यहाँ पर ना आप बेसिकली फैटी एसिड सॉल्ट ऑफ सिल्वर लेते हो और एक सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ। यहाँ पर आप ये आपने सॉल्ट ऑफ सिल्वर लिया, ब्रोमिनेशन करवाई बेसिकली CCl4 की प्रेजेंस में, होगा क्या? यहाँ से CO2 निकल जाएगा, ये एक Ag एक Br के साथ निकल जाएगा और जो Br रह जाएगा वो उसके साथ जुड़ करके आपको यहाँ से ब्रोमो इथेन दे देगा। ठीक है, सैंडमियर रिएक्शन बता दी, आयोडोबेंजीन की अभी Ki के साथ रिएक्शन बताई थी, अभी हमने देखी थी ना ये वाली HBF4 वाली रिएक्शन, तो ये हमारी एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो गई है। गेटमिन रिएक्शन Cu पाउडर विद HCl, Cu पाउडर विद HBr हमारी हो गई है। सो ये बेटा ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज एवरीबॉडी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्ट NCERT हाईलाइट से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज डू मार्क। फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी चैप्टर की पढ़ो तो NCERT से जरूर पढ़े। क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज? आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैम, एल्काइल हैलाइड्स यानी कि हेलो एल्केन्स जो होते हैं ये हमारे कलरलेस होते हैं, इन पे कोई कलर नहीं होता, पर कलर डेवलप हो जाता है जब सनलाइट के लिए एक्सपोजर होता है इनका। सो दे डेवलप कलर। कौन कौन कलर डेवलप करेगा? ब्रोमाइड और आयोडाइड। साथ ही साथ कुछ वॉलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, वेरी स्वीट स्मेल कंटेन करते हैं। वॉलेटाइल कौन होते हैं मैम? आपने पढ़ा होगा अपने सॉल्यूशन चैप्टर में, वॉलेटाइल वो होते हैं जो एक्सर्ट करते हैं बेटा वेपर प्रेशर को, तो जो एक्सर्ट करते हैं वेपर प्रेशर को उनकी स्वीट स्मेल है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका निचोड़ बताती हूँ बेटा। बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या होता है? दो फैक्टर्स होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। जहां पर
भी मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, ब्रांचिंग के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्लीज इसे सही तरीके से लिखना। मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली मतलब जहां मॉलिक्यूलर मास बढ़ता चला जाएगा वहां बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा, जहां ब्रांचिंग बढ़ती चली जाएगी वहां बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जाएगा। क्यों मैम? क्योंकि वहां पर वॉन डर वाल फोर्सेस इज द मेन रीजन। कौन सी फोर्सेस भाई? वॉन डर वाल फोर्सेस। तो हमेशा ध्यान रखें बॉइलिंग पॉइंट के केस में भी ब्रांचिंग के इनवर्सली, मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली और वॉन डर वाल फोर्सेस रीजन है। मेल्टिंग पॉइंट के केस में हमारा जो रीजन होता है जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट हम कहते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का ज्यादा होता है हेलोरीन में, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट वहां पे सिमिट्री पे डिपेंड करता है और उसकी सिमिट्री पैरा वाले की सबसे ज्यादा होती है। अब यहाँ मैं बात करने जा रही हूँ अबाउट द फिजिकल स्टेट। देखो हेलो एल्केन्स के केस में क्या होता है, जो लोअर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, वो गैसेस होते हैं। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते हैं वो लिक्विड होते हैं, ज्यादा कार्बन एटम पर वो सॉलिड होते हैं। तो हम यहाँ कहते हैं जैसे मिथाइल क्लोराइड है, मिथाइल ब्रोमाइड है, इथाइल क्लोराइड है, ये सभी गैसेस है रूम टेम्परेचर पे। हायर मेंबर क्या होंगे? लिक्विड और सॉलिड। ये ट्रेंड हमेशा ध्यान रखें, लोअर वाले गैसेस उससे हायर लिक्विड और सबसे हायर सॉलिड जिसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है जी। बाकी जो मैंने अभी आपको बताया बॉइलिंग पॉइंट का वॉन डर वाल फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं और मॉलिक्यूलर मास जिसका ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, वही एस्पेक्ट लिखा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की जिसका नाम है बेटे डेंसिटी। तो डेंसिटी के केस में क्या है, डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? जहां नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे या जहां कहूंगी मैं नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स ज्यादा होंगे उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, या आम शब्दों में कहूं जहां पर मास ज्यादा होगा वहां डेंसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट फैक्टर हमारे पास आता है अगेन इस पर्टिकुलर चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसको मैं बोलती हूँ सॉल्युबिलिटी। बेटा सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज का किसी दूसरी चीज में मिक्सअप होना। अगर मैं आपसे बात करती हूँ हेलो एल्केन्स के केस में, तो क्या हेलो एल्केन्स पानी में बहुत इजीली घुल जाते हैं, पानी में बहुत इजीली मिक्स हो जाते हैं? तो दैट आंसर इज नो मैम। ये बहुत 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 मुश्किल से, वेरी वेरी स्लाइटली सॉल्युबल या ना के बराबर भी मैं कह सकती हूँ। ऐसा क्यों बेटा? क्योंकि इनके पास इतनी एम्पल अमाउंट ऑफ एनर्जी ही नहीं होती है भी ये वाटर के बॉन्ड को तोड़ सके। एक तरह से एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, तो इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है भी उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ दे और उनके साथ फिर नया बॉन्ड बनाए। सोचा किसी एक चीज को किसी और चीज में मिक्स होना है तो उसके पुराने बॉन्ड तोड़ने होंगे तभी उसके साथ नया बॉन्ड बनाएगा। ये उसके पुराने बॉन्ड भी नहीं तोड़ पा रहे क्योंकि बस इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिबिट कर रहा है व्हिच इज नॉट इजी टू ब्रेक। इस वजह से हम कहते हैं ये वेरी स्लाइटली सॉल्युबल होंगे। दूसरा एस्पेक्ट यहाँ पर ये भी समझो, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते चले जाते हैं, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ाते चले जाते हैं बेटे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी घटती चली जाती है। रीजन क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट, पानी से डर वाला पार्ट बढ़ने लग जाता है इस वजह से। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। हमारे पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन। कहता है इन कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे अरेंज करो। देखो अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट को देखूं तो मुझे ब्रोमोमिथेन मिल रहा है, ये होगा। फिर मुझे ब्रोमोफॉर्म मिल रहा है CHBr3, फिर क्लोरोमिथेन मिल रहा है CH3Cl, फिर मिल रहा है डाई ब्रोमोमिथेन। बेटा किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा? मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ A B C एंड D। किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा? जिसका मास ज्यादा। देखो मुझे इतना पता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से ब्रोमीन का मास क्लोरीन के कंपैरेटिव ज्यादा है ना, इसका मास ज्यादा है ब्रोमीन का। तो यहाँ 2 ब्रोमीन है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ 3 ब्रोमीन है, 3 वाले का सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 वाले का उससे कम, फिर इन दोनों में से किसका कम होगा? ऑब्वियसली Cl का कम होगा, Br का ज्यादा होगा। तो ये ऑर्डर फॉलो होगा, जहां 3 ब्रोमीन है मैम उसका हाईएस्ट, फिर 2 ब्रोमीन वाला क्योंकि मास पे बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और Cl का ब्रोमीन से कम है इसीलिए उसका लीस्ट होगा। अच्छा सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क है, आपने चैट के अंदर मुझे बताना है किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट कम, क्या ऑर्डर होने वाला है। डू रिमेंबर बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली और ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब बेटे बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज गोइंग टू बी हेलो एरीन्स के केस में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो हेलो एरीन्स के केस में मैम मेल्टिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा होता है, फिर ऑर्थो और लीस्ट होता है मेटा का। और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं ऑर्थो का ज्यादा होता है और सबसे कम अगेन मेटा का होता है। मेल्टिंग पॉइंट का कारण होता है मैम सिमेट्री, बॉइलिंग पॉइंट का कारण है मैम वॉन डर वाल फोर्सेस। सो बेटा ये तो थी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। हम सिर्फ 2 टॉपिक से रह चुके हैं दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हेलो एल्केन्स बेसिकली 3 तरह की केमिकल प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं। सबसे पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आता है, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन आता है और तीसरा आता है रिएक्शन विद मेटल्स। सो फर्स्टली आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन।
सबसे पहले हम एलिमिनेशन रिएक्शन से शुरू करते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन या डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के नाम से भी जाना जाता है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या होता है, देखो मैम, डीई का मतलब कभी भी केमिस्ट्री में आप पढ़ते हो तो वो रिमूवल होता है। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन का मतलब हेलोजन, मतलब मुझे यहाँ से HX को रिमूव करना है। हमेशा ध्यान रखना मैम, अल्फा कार्बन से आप हेलोजन को हटाओगे और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है। रिमूव करते ही आपको एक एल्कीन मिलेगी, यानी कि डबली बॉन्डेड कंपाउंड मिलेगा। तो देखो क्या करना है, मान लो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होगी, याद रखना। हेलोजन जिस कार्बन पर है वो अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा से हाइड्रोजन हटाएंगे, इनके बीच में एक डबल बॉन्ड लगाएंगे। दिस इज बेसिकली द बीटा एलिमिनेशन और आई वुड से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। अब देखिए इसका अगला एग्जांपल, मान लीजिए एग्जांपल आपके सामने है, यहाँ पे एक हेलोजन है। हेलोजन जिस कार्बन पर है अल्फा कार्बन, उसके बगल वाला इधर बीटा कार्बन, इधर भी बीटा कार्बन। सोचो इन दोनों, सोचो बेटा, अगर इसका हाइड्रोजन इसका हेलोजन हटाओ, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, राइट। देखो यहाँ पर अगर इसका हेलोजन और इसका हाइड्रोजन हटाऊं तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, दैट इज दिस वन, राइट। अब सवाल ये उठता है मैम, ये तो समझ आ गया, अभी आपने अल्फा कार्बन से हेलोजन को हटाया और बीटा कार्बन से बेटा जी आपने हाइड्रोजन को रिमूव करा, बट मैम क्वेश्चन ये है भी इनमें से मेजर कौन बनेगा और इनमें से माइनर कौन बनेगा, इनमें से मेजर कौन बनेगा और माइनर कौन बनेगा। तो देखो बेटा आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को ऐसे सर्कल करना है, उसके बगल वाले अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन काउंट करो, 3 और 3 6, मैम यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हैं 2। जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो मेजर प्रोडक्ट है, इसको सेटजेफ प्रोडक्ट भी कहते हैं। जहां अल्फा हाइड्रोजन कम उसको माइनर प्रोडक्ट या हॉफमैन प्रोडक्ट के नाम से भी हम जानते हैं। चलिए अब बेटा जी नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारे पास आती है जिसका नाम है रिएक्शन विद मेटल्स या रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद हेलो एल्केन्स। तो क्या करना है, हमारे पास एक हेलो एल्केन है, मान लो RX है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। बेटा ये यहाँ से बनाता है RMgX, ये क्या बनाएगा RMgX, जो कि क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। क्या है बेटे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ये एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जिसमें R पे नेगेटिव Mg पे पॉजिटिव, R पे नेगेटिव Mg पे पॉजिटिव होता है। ये जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है बेटा हाइड्रोकार्बन बन जाता है। तो जैसे मान लो ये RMgX बना है ना, अगर मैंने इसको वाटर दिया दैट इज H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दिया, तो सोचो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ RH बनाएगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ जाएगा। सोचो अगर इस पर्टिकुलर पार्ट की रिएक्शन मैंने वाटर के साथ करवाई, यानी H पॉजिटिव OH नेगेटिव दिया, क्या बनेगा मैम, ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जुड़ेगा, यहां से बनेगा CH3 बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा MgOH और Cl। क्लियर, ये थी बेटा रिएक्शन विद मेटल्स। नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोएल्केन जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो एक एक शब्द का मतलब समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे लिए ये वाली पार्ट बहुत इजी होगा, बिकॉज दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, because this is most important topic। बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियो मतलब कि न्यूक्लियस, फिलिक मतलब कि लविंग। न्यूक्लियस कैसा, न्यूक्लियस होता है मैम पॉजिटिव, पॉजिटिव लविंग कौन होगा मैम, जिसके खुद के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, सब्स्टिट्यूट करना मतलब किसी को रिप्लेस करेगा। अब रिएक्शन का मतलब क्या होता है, बचपन में तुमने रिएक्शन जब भी समझी होगी तो तुम रिएक्शन किसको कहते हो, मैम रिएक्शन हम उसको कहते हैं जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट देता है, पर नहीं, रिएक्शन क्या होती है जब सबस्ट्रेट यानी कि एक मॉलिक्यूल जिसकी रिएक्शन हो रही है वो एक अटैकिंग रिएजेंट उस पर अटैक करेगा, है ना, एक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। अटैकिंग रिएजेंट कौन है मैम, न्यूक्लियोफाइल, ये अटैक करेगा सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। तो प्रोडक्ट के बनने से पहले कोई भी दो स्थिति आ सकती है, या तो बेटा वहां रिएक्शन इंटरमीडिएट बन सकता है, मतलब वहां कार्बोकटायन, वहां कार्ब अनायन, वहां कार्बन फ्री रेडिकल बन सकता है, या फिर वहां बन सकती है एक ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, जहां पुराने बॉन्ड टूटते हैं नए बॉन्ड बनते हैं और उसके बाद तुम्हें प्रोडक्ट मिलता है। तो जो मैं रिएक्शन बताऊंगी उसमें या तो ये होगा या ये होगा, दो ही रिएक्शंस है इसमें। आइए सबसे पहली बात तो इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जहां न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता है एक लिविंग ग्रुप को सबस्ट्रेट से। जैसे मान लीजिए सबस्ट्रेट है, ये अटैकिंग रिएजेंट आएगा, बेटा ये पॉजिटिव नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग है, पॉजिटिव लविंग है, पॉजिटिव की तलाश में जाएगा, तो बेटा ये नेगेटिव को सब्स्टिट्यूट करेगा, नेगेटिव की जगह ले लेगा और RNU बना लेगा।
अब बेटा दो तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, एक होती है SN1, एक होती है SN2। क्या है भाई? SN1 SN2 पढ़ना कैसे है? वन को क्या बोलते हैं? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको कैसे पढ़ोगे? बायमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो नाम है उसके उल्टा काम है। अगर ये SN1 है तो ये 2 स्टेप्स में होगी, अगर ये SN2 है तो ये 1 स्टेप में होगी। अगर ये 2 स्टेप में हो रही है तो पहले स्टेप में कार्बोकटाइन बनता है और फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, मतलब यहाँ इंटरमीडिएट बनेगा। अगर ये एक ही स्टेप में होगी तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। बताया था ना यार, या तो इंटरमीडिएट है ट्रांजिशन स्टेट, तो यहाँ बनता है इंटरमीडिएट यानी कि कार्बोकटाइन, और यहाँ बनती है ट्रांजिशन स्टेट। अब बात करते हैं सबसे पहले हम SN2 रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में भाई? SN2 रिएक्शन के बारे में। SN2 रिएक्शन के केस में क्या है, जैसे मान लो ये सबस्ट्रेट है, न्यूक्लियोफाइल है, ये रिएक्शन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगी। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इस नेगेटिव को पॉजिटिव की तलाश है। बेटा क्या ये आगे से आ सकता है? नहीं आ सकता। क्यों? ये नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे, तो ये कहां से आएगा बेटा? ये बैक साइड से अटैक करेगा। तो यहाँ पर बैक साइड से देखो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा है और कार्बन और हेलोजन का ये बॉन्ड टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? क्योंकि एक कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो डॉटेड से दिखाने का ये मतलब है कि मैम इसके बाकी के बॉन्ड क्या हो रहे हैं? इसके बाकी के बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक कर रहे हैं। ये 2 बॉन्ड ब्रेक, एक ब्रेक कर रहा है, एक फॉर्म कर रहा है। 5 बॉन्ड नहीं हो सकते, इसलिए डॉटेड से दिखाया। ये होती है बेटा ट्रांजिशन स्टेट। उसके बाद बेटा क्या होगा? ये हेलोजन तो बेचारा चला गया इलेक्ट्रॉन लेकर के, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ बैक साइड से आया। जब न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आता है, इस प्रोडक्ट को बेटा इन्वर्जन प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। कैसे मैम? कैसे जानते हैं? ध्यान से सुनो। मान लो यहाँ पर आपका इधर लगा हुआ था ये X, ये रिप्लेस हुआ, ऐसे ऐसे करके टर्न करो, पूरा घूम गए ना, तो कहां पर आया? किस साइड पर आया? अब यहाँ इस साइड पर कौन आ गया? न्यूक्लियोफाइल। तो पूरा का पूरा इन्वर्ट हो गया, इस वजह से यहाँ इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के केस में मैंने इसी रिएक्शन को एक छोटी सी स्टोरी से समझाया है। ये स्टोरी है हमारी कुछ कुछ होता है की स्टोरी। SN2 रिएक्शन को समझने के लिए आप जो यहाँ R ले रहे हैं वो राहुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास हेलोजन है जिससे ये बॉन्डेड है वो इसकी बेस्ट फ्रेंड है, दैट इज गोइंग टू बी अंजलि जो लिविंग ग्रुप है, और जो न्यूक्लियोफाइल आ रही है दैट इज गोइंग टू बी टीना। तो बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे, ये दोनों क्या थे मैम? बेस्ट फ्रेंड्स थे। ये थे आर, ये थी एक्स, यानी कि अंजलि इसकी बेस्ट फ्रेंड। यहाँ कौन आया? न्यूक्लियोफाइल आया। कौन आया? न्यूक्लियोफाइल आया। अब यहाँ अगर ये इनकी दोस्ती तोड़ने आएगी तो अंजलि टीना से लड़ेगी, न्यूक्लियोफाइल से लड़ेगी, इसीलिए फ्रंट अटैक नहीं करती। कहां से अटैक करती है बेटा? बैक अटैक करती है। यानी कि ठीक है, अंजलि क्या करती है? अंजलि बेचारी अपना बोरिया बिस्तरा बांध के यहाँ से चली जाती है और टीना क्या करती है? राहुल के साथ दोस्ती कर लेती है। ये होती है हमारी SN2 रिएक्शन। ये होती है हमारी SN2 रिएक्शन एवरीबॉडी। यहाँ नए बॉन्ड्स जो हैं वो बनते हैं, पुराने बॉन्ड्स जो हैं वो टूटते हैं। अब बेटे द चिंटू स्टोरी पढ़ने से पहले, मैं आपको बताना चाहूंगी SN1 रिएक्शन के बारे में, ताकि आप स्टोरी अच्छे से रिलेट कर सको। तो SN1 रिएक्शन बेटा 2 स्टेप्स में अकर करती है। पहले स्टेप में कार्बोकटाइन बनता है, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब होता क्या देखो, पहले स्टेप में मैम क्या होगा? कार्बोकटाइन बनेगा। तो मान लो ये पूरा का पूरा कौन? चिंटू है, और ये क्या? चिंटू के नोट्स है ना। और ये क्या है? एक है चीनी। चीनी जो आती है बाहर, एकदम से नई एंट्री होती है, ठीक है, स्कूल में। तो यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन है? प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल की बेटी है चीनी, आती है और इसको बोलती है चिंटू बहुत इंटेलिजेंट है, अभी तुम अपने नोट्स दे दो ताकि मैं नोट्स बना लूं। तो ये क्या करती है? चीनी इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स यानी कि नोट्स लेके चली जाती है। जब ये नोट्स लेके चली जाएगी तो इस पे नेगेटिव चार्ज, और चिंटू जो कि इंटेलिजेंट था, नोट्स डेफिशिएंट हो जाएगा। सोचो मैं चिंटू, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों था, नेगेटिव ले गए तो कौन सा चार्ज बचा? पॉजिटिव। तो इस पे कैसा चार्ज बचेगा? पॉजिटिव। यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या बनेगा? कार्बोकटाइन। सेकंड स्टेप में बेटे कौन आने वाला है? सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आने वाला है। कौन आने वाला है राजे? सेकंड स्टेप के अंदर आने वाला है मैम न्यूक्लियोफाइल। देखो मैम ये कार्बोकटाइन है ना। अब बेटा न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है तो सामने से भी अटैक कर सकते हैं और बैक अटैक भी। यानी कि ये जो चिंटू था इसके नोट्स चले गए, तो अभी रो रहा होगा, पेपर आ रहा होगा, तो मम्मी बचाने आएगी। मम्मी देखेगी हाय मेरा बच्चा रो रहा है। अब मम्मी क्या है? चिंटू को रूम में देख लेती है रोते हुए भी, हाय रोते हुए जा रहा है, तो उसने सामने से देख लिया मम्मी ने। अच्छा एक पॉसिबिलिटी ये भी है, जो चिंटू है वो छुप छुप के रो रहा है, तो मम्मी ने बैक साइड एकदम से देखा और मम्मी वहां पर पहुंच गई। तो हेल्प करने कौन आया? मम्मी। अब मम्मी ने सामने से देखा तो वहां से आपको क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा? और बैक साइड से अटैक करेगी तो इन्वर्जन मिलेगा। सामने से देखने का मतलब क्या है बेटा? यहां पर ना मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूंगी, इनको मैं कट कर रही हूँ। देखो यहां पर क्या होगा बेटा, जैसे मान लीजिए यहां से बैक साइड से मम्मी ने अटैक किया, क्या हुआ मैम? यहां से बैक साइड से अगर मम्मी ने अटैक किया तो इस तरीके का बॉन्ड बनेगा, और अगर मम्मी ने फ्रंट साइड से अटैक किया
तो हमारा इस तरीके का बॉन्ड क्रिएट होगा। तो अगर मैम मम्मी ने बैक साइड से अटैक किया तो इसे हम इन्वर्जन कहेंगे, फ्रंट साइड से अटैक किया तो इसे हम रिटेंशन कहेंगे। अगर हम इन्वर्जन और रिटेंशन को 50-50 रेशो में देखते हैं तो वो रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमाइजेशन कहलाता है। तो आइए समझते हैं द चिंटू स्टोरी। तो चिंटू की स्टोरी में क्या होता है, चिंटू है ना, यानी कि हमारे पास जो कार्बन है उसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स उसने बॉन्ड बना रखा था, ठीक है जी, उसके पास नोटबुक थी, वो नोटबुक कौन लेके चला गया, ये चीनी लेकर के चली गई। जब चीनी लेकर के गई तो चिंटू क्या हो गया, नोट्स डेफिशिएंट हो गया, चिंटू पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, वो कार्बोकेटाइन बन गया। ये था पहला स्टेप। सेकंड स्टेप में दो पॉसिबिलिटीज है, मम्मी ने सामने से उसको रोते हुए देख लिया, सामने से अगर मम्मी अटैक करेंगी तो रिटेंशन बनेगा, अगर बैक साइड पीठ पीछे उसको रोते हुए देख लिया तो इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। तो ये चिंटू की प्यारी सी स्टोरी थी और ये SN1 रिएक्शन को हमने कंप्लीट किया। ऐसे बेटा आपके पास यहाँ पर एनसीईआरटी में एक टेबल प्रोवाइडेड है जनरल रिएक्शंस के लिए, तो इसके अंदर आपको मैं समझाती हूँ। जैसे मान लो आपके पास एक हेलो एल्केन है, आपने इसकी रिएक्शन मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ NaOH, कौन सा NaOH है, ये एक्वस NaOH है। आपको याद है अभी एलिमिनेशन रिएक्शन करवाई थी तो अल्कोहलिक NaOH था। अगर आप यहाँ एक्वस NaOH लेते हो, कौन न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव, कहाँ आएगा मैम, इसकी जगह ले लेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, ROH बनेगा और क्या बन जाएगा मैम, ये NaSX के साथ निकल जाएगा। तो क्या बना मैम, ROH बना, अल्कोहल बना। तो ये आपके पास रिएजेंट्स है जहां पे आपको न्यूक्लियोफाइल ढूंढना है, रिएक्शन करवानी है। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन KCN और AgCN की है, KNO2 और AgNO2 की है। हमें लगता है भी यहाँ CN नेगेटिव है तो CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। KCN के केस में CN नेगेटिव आएगा और हेलोजन की जगह ले लेगा, लेकिन AgCN के केस में NC नेगेटिव आएगा और वो यहाँ से क्या बनाएगा, NC बनाएगा, ना कि CN। तो जो हमें लग रहा है देख करके भी दोनों केसेस में CN जुड़ेगा, नहीं, यहाँ NC जुड़ेगा। बेटा ये एक हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होता है इसके पास दो डोनर एटम्स होते हैं, तो वहां पर कार्बन अवेलेबल था क्योंकि वहां पर आयोनिक बॉन्ड था, जबकि यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स थे जिसने डोनेट करे और अपनी बॉन्डिंग करी, तो यहाँ साइनाइड और यहाँ आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट मिलता है। ऐसे ही बेटा KNO2 और AgNO2 के साथ है। अब बेटा मैं आपको बताती हूँ हमारी डिफरेंस दोनों के ऊपर, SN1 और SN2 के बेसिस पर, और यहाँ क्वेश्चन किधर से पूछे जा सकते हैं। तो डिफरेंस में सबसे पहला SN1 का नाम है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका नाम है बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरी बात बेटा जी, यहाँ SN1 यानी कि एक ही रिएक्टेंट की प्रेजेंस पे रिएक्शन हो रही है तो रेट भी एक ही पे डिपेंड करेगा। एक ही रिएक्टेंट क्यों मैम, कार्बोकेटाइन जब बन रहा था तो एक ही रिएक्टेंट था, वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, तो उस समय पर कौन कौन था मैम रिएक्टेंट, यही था रिएक्टेंट। अच्छा यहाँ पे एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए ये बायोमोलिकुलर है। ये दो स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप में होती है, यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा अब क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ से, ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन आता है। 3 डिग्री ज्यादा अच्छे तरीके से SN1 दिखाता है, क्यों मैम, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। 3 डिग्री का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री और लीस्ट होता है 1 डिग्री। वही ऑर्डर किसका होगा, SN1 का होगा। SN2 के केस में उल्टा हो जाता है, सबसे ज्यादा जल्दी कौन दिखाता है, 1 डिग्री दिखाता है। क्यों मैम, क्योंकि SN2 के केस में क्या हो रहा है, एक ही स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अटैक कर रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है। अगर बेटा जी जिस रिएक्टेंट के ऊपर वो रिएक्ट कर रहा है, सबस्ट्रेट पे आके अटैक कर रहा है, वो भारी ग्रुप होगा ना, तो उसकी रिएक्शन मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए जितना हल्का हमारा एल्काइल हैलाइड होगा या सबस्ट्रेट होगा उतनी जल्दी रिएक्शन होगी। तो बेटा SN2 के केस में भारी बल्कि ग्रुप जो है वो लीस्ट धीरे धीरे रिएक्शन दिखाता है, जबकि SN1 के केस में 3 डिग्री जो है वो फास्टेस्ट दिखाता है, बिकॉज कार्बोकेटाइन वहां स्टेबल होता है। नेक्स्ट बेटा वहां वीक इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। यहाँ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत होती है जैसे कि वाटर अल्कोहल, यहाँ पर ए प्रोटिक की जरूरत होती है जैसे कि एसीटोन या DMSO। इसके बाद यहाँ रेसिमिक मिक्सचर बनता है क्योंकि यहाँ रिटेंशन इन्वर्जन बनता है, यहाँ सिर्फ इन्वर्जन बनता है। फाइन है जी। अच्छा अब मैंने आपको बताया था, जैसे अभी साइनाइड आयन का केस बताया था, KCN और AgCN के केस में भी मैम ये जो CN है ये दो तरह के बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेवियर शो कर सकता है, जहां पर कार्बन भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, नाइट्रोजन भी। कार्बन KCN के केस में जुड़ रहा था जहां पर हमारे पास जो है हमें वहां से मेन प्रोडक्ट जो मिल रहा था RCN मिल रहा था, जबकि AgCN में हमें RNC मिल रहा था। ऐसा क्यों, इन न्यूक्लियोफाइल्स को क्या कहते हैं, तो बेटा इनको कहा जाता है एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, जहां पर एक से ज्यादा डोनर एटम्स होते हैं। जैसे साइनाइड के केस में कार्बन या नाइट्रोजन का होगा, कार्बन होगा तो CN बनाएगा, नाइट्रोजन होगा तो NC बनाएगा। वैसे ही NO2 के केस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जुड़ सकते हैं, वैसे SCN के केस में सल्फर और नाइट्रोजन डोनर एटम्स होते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है भी, KCN जो है एल्काइल साइनाइड बनाता है जबकि AgCN जो है वो एल्काइल आइसोसाइनाइड बनाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि KCN बेटा आयोनिक होता है, वहां पर कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन AgCN कोवलेंट होता है, नाइट्रोजन अवेलेबल है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए, इसलिए वहां NC की बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है।
अब बेटा जी ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पेपर में बहुत रिपीटेटिवली तरीके से पूछे जाते हैं। कहता है भी इनमें से कौन से पेयर ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स है जो SN2 रिएक्शन को जल्दी दिखाएगा। तो देखो आपको ना डिग्री देखनी है। SN2 के केस में मैंने क्या बोला था, भारी बल्कि ग्रुप होगा तो रिएक्शन धीरे धीरे होगी। तो SN2 में मैम 1 डिग्री जल्दी दिखाएगा, 2 डिग्री और 3 डिग्री सबसे धीरे दिखाएगा। तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से है तो ये 1 डिग्री है। क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है 2 कार्बन से 2 डिग्री है। कौन जल्दी दिखाएगा मैम, हल्का वाला 1 डिग्री वाला। ठीक है, इन दोनों के केस में मैम अगर हम देखें कार्बन एटम सेम है, बस यहाँ पर आयोडीन यहाँ पर क्लोरीन है। अब मेरी बात सुनो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, न्यूक्लियोफाइल आएगा और हेलोजन चला जाएगा, यानी कि कौन सा बॉन्ड तोड़ना आसान है बेटा, जिसका साइज ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, हल्की सी एनर्जी दोगे बॉन्ड टूट जाएगा। यानी कि आयोडीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, जल्दी से भाग जाएगा तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, इस वजह से ये फेवरेबल होगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ स्टीरियो केमिस्ट्री भी आपको पता होनी चाहिए अबाउट SN1 एंड SN2। तो स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, 3D अरेंजमेंट एटम्स की। एटम्स 3D तरीके से कैसे अरेंज्ड है, तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है, जैसे कि कन्फिगरेशन क्या होती है। कन्फिगरेशन का मतलब क्या होता है, एक फिक्स 3D अरेंजमेंट जिसमें एटम्स जो है वो प्लेस्ड है। कायरलिटी का मतलब क्या होता है, वैसे तो कायरलिटी का आप सिमिट्री के बेसिस पे आंसर देते हो, बट कई क्वेश्चंस में कायरलिटी आप सीधा भी आंसर दे सकते हो। कायरल कार्बन क्या होगा जिसपे 4 अलग ग्रुप है, लेकिन कायरलिटी का मतलब क्या है, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। दूसरी बात, वहां पे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आपको देखने को मिल रही हैं। अब इनैंशोमर्स क्या होते हैं, इनैंशोमर्स होते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, यानी कि जो एक दूसरे पे इम्पोज ना हो सके और मिरर इमेज हो। मान लो ये हाथ इस हाथ का एक मिरर इमेज है ना, इसको इसके ऊपर मैं रख दूं तो क्या ये पिछले वाला हाथ छिप गया, नहीं छिपा, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हुआ, तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। रेसिमाइजेशन कब बनता है, SN1 रिएक्शन में बनता है, जब इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों 50-50 रेशो में प्रेजेंट होते हैं। इन्वर्जन या वॉल्डन इन्वर्जन कब बनता है मैम, SN2 रिएक्शन में बनता है एज द मेन प्रोडक्ट, क्योंकि वहां ट्रांजिशन स्टेट होती है और वहां बैक अटैक होता है, इस वजह से। अब बेटा SN2 रिएक्शन की क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है, बैक साइड अटैक होता है, 1 स्टेप रिएक्शन है, वॉल्डन इन्वर्जन होती है। SN1 की क्या स्टीरियोकेमिस्ट्री है मैम, 2 स्टेप रिएक्शन है, कार्बोकेटाइन बनता है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है, यहाँ प्लेनर कार्बोकेटाइन बनता है, फ्रंट अटैक बैक अटैक दोनों पॉसिबल है। इससे रेसिमाइजेशन हो जाती है, हमारा जो हमने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। अब बेटा आती है द लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन्स, जिसको हम वुड्स रिएक्शन भी कहते हैं। वुड्स रिएक्शन भी एक तरह की नेमिंग रिएक्शन है। यहाँ पर भी आप 2 हेलो एल्केन्स लेते हो, इनकी रिएक्शन 2 Na के साथ करवाते हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। जैसे ये 2 हेलो एल्केन लिए, 2 Na के साथ रिएक्शन करवाई, बेटा ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी। ये दोनों हेलोजन 2 Na के साथ क्या बना देंगे, 2 NaX बना देंगे। जो 2 R बचे वो आपस में क्या हो जाएंगे बेटा, जुड़ जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो बेटा ये यहाँ पर फ्लो चार्ट मैंने एक तरह से बना दिया जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। SN में ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट है, ट्रांजिशन स्टेट SN2 में बनती है, इंटरमीडिएट SN1 में बनती है। रिएक्शन विद मेटल्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर हेलो एल्केन से डबली बॉन्डेड कंपाउंड बनता है। यहाँ से बेटा कन्वर्जन क्वेश्चन भी आपका फ्रेम होता है, कन्वर्जन क्वेश्चन भी फ्रेम होता है, और इनफैक्ट वुड्स रिएक्शन से भी कन्वर्जन क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी चीजें बता दी हैं। अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स बेटा। तो हेलोएरीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, सबसे पहली बात तो दिमाग में ही आती है यार, हेलोएल्केन्स के केस में अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने देखी थी तो हेलोएरीन्स में भी हो सकती है, जी नहीं हो सकती, नॉर्मल कंडीशंस पर नहीं होती है। इसके 4 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है भी मैम वहां रेजोनेंस हो जाती है, तो रेजोनेंस होने की वजह से कार्बन और हेलोजन में आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड, जिसको तोड़ने के लिए हमें बहुत एनर्जी देनी पड़ जाती है। इस वजह से मैम वो रिएक्शन वहां पॉसिबल नहीं है। दूसरा रीजन क्या होता है मैम, परसेंटेज एस करेक्टर, या फिर आप इसको हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से देखना मैम, यहां पर बेटा जी मैंने क्या बोला, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, किस केस में मैम, हेलो एल्केन्स के केस में। हेलोजन यहां जिस कार्बन से है वो sp2 है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं किस केस के अंदर बेटा हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कैसे पता करोगे मैम, हम परसेंटेज एस करेक्टर देखेंगे, जिसका परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो मैम sp3 और sp2 में देखना है हमें परसेंटेज एस करेक्टर। मैम कितने ऐसे, एक ऐसे, टोटल कितने, एक एस 3 पी 4 है, इनटू 100 करो, कितना आएगा मैम 25%। यहाँ देखो एक ऐसे, टोटल कितने, एक एस और 2 पी कितने होते हैं बेटा, टोटल 3 है, इनटू 100 करो, कितना आएगा राजा ये, मैम ये आएगा 33%। कौन ज्यादा है मैम, ये ज्यादा है sp2, तो sp2 का एस करेक्टर ज्यादा, यानी कि sp2 की मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो सोचो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा होल्ड करके रखेगा। अगर ये ज्यादा होल्ड करके रखेगा तो क्या ये बॉन्ड टूटने देगा ताकि न्यूक्लियर
न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बने, नहीं तोड़ने देगा। इस वजह से भी एक कारण है भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ नहीं हो पाती। अगला रीजन है बेटा फिनाइल केटाइन की अनस्टेबिलिटी। देखो जैसे SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, वैसे अगर मैं यहाँ SN1 कराऊं तो इस बेंजीन रिंग पे कार्बोकेटाइन बनेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज अनस्टेबल स्पीशीज। इस वजह से भी एक कारण है। लास्ट रीजन ये है भी हेलोएरीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। यहाँ क्लोरीन पे भी देखोगे तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। अब तुम न्यूक्लियोफाइल को लेके आ रहे हो, न्यूक्लियोफाइल पे खुद पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव और नेगेटिव में रिपल्शन होने लग जाएगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस में नहीं हो सकती है। अब बच्चे हम बात करने जा रहे हैं भी अगर नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं हो सकती तो क्या कुछ सर्टेन ऐसी कंडीशंस है जिन कंडीशंस पर हम इस रिएक्शन को करवा सकते हैं? तो जी हाँ वो है, दैट इज आप टेम्परेचर और प्रेशर देते रहो। जैसे कि मान लीजिए 623 केल्विन पर अगर रिएक्शन कराते हो तो ये न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव आएगा, Cl की जगह ले लेगा। अगर तुम्हारा मन है इससे भी कम टेम्परेचर पे कराना है, जैसे 443 केल्विन पे करवाना है, तो मैंने क्या किया, पैरा पोजिशन पे एक NO2 ग्रुप लगा दिया। अब यहाँ OH नेगेटिव आएगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, रिएक्शन कम टेम्परेचर पे हो जाएगी। अब तुम्हें लग रहा है मुझे और कम टेम्परेचर पे रिएक्शन करानी है और कम पे, तो मैंने 2 NO2 ग्रुप लगा दिए। अब फिर से मैम OH नेगेटिव आएगा, Cl की जगह ले जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी। अब तुम्हें लग रहा है अभी मेरे को तो यार वार्म कंडीशंस पे करनी है, तो तुम 3 NO2 ग्रुप यहाँ लगा दो और वार्म कंडीशंस पे रिएक्शन करवा दो। अगेन OH नेगेटिव आएगा, Cl की जगह ले जाएगा और रिएक्शन हो जाएगी। तो बेटा ये तो थी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नॉर्मल कंडीशंस पे ना करवा के एक सर्टेन कंडीशंस पे आप करवा सकते हो, क्योंकि नॉर्मल पे नहीं होंगी, वो मैंने आपको बता दिया, वो पेपर में सवाल भी आ सकता है। अच्छा, तो इसके अलावा मैम कौन सी रिएक्शंस हो सकती है? यहाँ होती है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। बस इलेक्ट्रोफाइल ढूंढना है, काम आसान हो जाएगा। तो देखो पहली रिएक्शन यहाँ आती है ब्रोमिनेशन या क्लोरीनेशन। अब यहाँ क्या है, हेलोएरीन है, मान लो क्लोरीनेशन मतलब Cl2 ऐड कर रहे हो एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस में। क्या करना है देखना, Cl2 ऐड कर रहे हो, अब यहाँ ना होमोलाइटिकली हेट्रोलाइटिकली तोड़ो तो क्या बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, Cl पॉजिटिव बनेगा। इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शंस क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती हैं, नेगेटिव लविंग होती है। नेगेटिव लविंग कौन होगी, जिस पर खुद पर पॉजिटिव चार्ज, तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रोफाइल है। कहाँ जाके जुड़ेगा, ये इसका ऑर्थो होता है, ये मेटा ये पैरा, ये ऑर्थो ये मेटा ये पैरा, तो इसके ऑर्थो और पैरा पे जाके जुड़ेगा, इसके ऑर्थो पे जुड़ गया, इसके पैरा पे जुड़ गया, तो ये इसका प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट नाइट्रेशन आता है बेटा। नाइट्रेशन के केस में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज NO2 पॉजिटिव। कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पर और पैरा पर। कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पर और पैरा पर। ठीक है जी, ज्यादातर केसेस में जनरली पैरा ही मेजर होता है, ऑर्थो माइनर होता है। नेक्स्ट हमारे पास सल्फोनेशन आता है। सल्फोनेशन में H2SO4 की प्रेजेंस में H2SO4 के साथ ही रिएक्शन होती है। यहाँ SO3H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल होता है जो ऑर्थो पर और पैरा पे जाकर के जुड़ जाता है सल्फोनेशन के केस में। अगली रिएक्शन फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन आती है, जहां दो रिएक्शन है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप जुड़ता है। कैसे देखो, आपने इसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ कराई, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कराई। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा देखो तो ये CH3Cl है, Cl अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले जाएगा, Cl नेगेटिव बनेगा, क्या रह गया, CH3 पॉजिटिव। कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा, CH3 पॉजिटिव। कहाँ जुड़ेगा मैम, ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे। ये होती है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, जहां एल्काइल ग्रुप जाकर के जुड़ गया। अब बात करते हैं मैम एसाइलेशन की। एसाइल ग्रुप कहाँ जुड़ेगा, एसाइल ग्रुप तो CH3 C डबल बॉन्ड और Cl है, क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से ले गया, Cl नेगेटिव बन गया, क्या रह गया, CH3 C डबल बॉन्ड पॉजिटिव रह गया। तो ये ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, ये इसके ऑर्थो पे और ये इसके पैरा पे जुड़ेगा। तो ये बेटा की थी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। अब बात करते हैं मिसलेनियस रिएक्शंस की। जैसे वहां पर हमने वुड्स पढ़ी थी, यहाँ हम फिटिग और वुड्स फिटिग पढ़ते हैं। फिटिग रिएक्शन में क्या होता है, देखो वुड्स रिएक्शन में 2 हेलोएल्केन दिए थे, 2 Na के साथ रिएक्शन कराई ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और आपको प्रोडक्ट मिल गया। यहाँ 2 हेलोएरीन आप लेंगे, ठीक है। अब 2 हेलोएरीन 2 Na के साथ कराओगे तो 2 NaCl निकल जाएंगे और दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ करके डाइफिनाइल या फिर आप इसे बाइफिनाइल भी कह सकते हैं, ऑब्टेन करेंगे। अगली रिएक्शन आती है वुड्स फिटिग रिएक्शन, जहां एक हेलोएल्केन ले लो वुड्स के नाम पे, फिटिग है तो फिटिग में एक हेलोएरीन ले लो। अब 2 Na है, 2 Na 2 X के साथ निकल के 2 NX बनाएंगे, बेंजीन रिंग पे कौन जुड़ जाएगा जी, R जुड़ जाएगा। इसी के साथ बेटा जी हमारी यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएरीन्स भी फिनिश होती है।
अब हम शुरू करने वाले हैं द पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स जहां पर एक से ज्यादा हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है। तो इसके लिए मैंने आपकी पूरी एनसीईआरटी को एक टेबल में समराइज कर दिया है बिकॉज दिस इज द थियोरेटिकल पार्ट और इससे जल्दी चीजें आसान हो जाती है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, डाइक्लोरोमीथेन, डाई मतलब दो, क्लोरो मतलब दो क्लोरीन है, मिथेन मतलब एक कार्बन है, तो CH2Cl2 को कहते हैं। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है मिथाइलिन क्लोराइड के ऊपर, इसका कॉमन नेम है। कहाँ यूज होता है? एज पेंट रिमूवर, एज सॉल्वेंट, ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। क्या क्या इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं बेटा? CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर देता है। फिर आता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जैसे कि क्लोरोफॉर्म ना पहले के समय पे एज एन एनेस्थीसिया यूज किया जाता था सर्जरीज करने के लिए। ऑल्सो किसी को किडनैप करना होता था तो इसको सुंगा देते थे, बेहोश हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में ना बेटा इसको बैन कर दिया गया है। तो CHCl3 होता है, एनेस्थीसिया की तरह पहले यूज करते थे, सॉल्वेंट फॉर ऑयल्स एंड फैट्स। साथ ही साथ और ये ना अगर मान लो एयर और लाइट की प्रेजेंस में आ जाए तो फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाती है, विच इज वेरी हार्मफुल, पॉइजनस है। तो ये भी एक क्वेश्चन है जो आपके पेपर में पूछ सकता है। नेक्स्ट कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ठीक है जी, फायर एक्सटिंग्विशर की तरह यूज होता है, ड्राई क्लीनिंग प्रोसेसेस में यूज होता है, लीवर और किडनी के लिए टॉक्सिक है थोड़ा सा। साथ ही साथ आयोडोफॉर्म, पहले इस पे क्वेश्चन आता था, अब नहीं आता, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। आयोडोफॉर्म CHI3 के फॉर्मेट में क्या होगा, यहाँ पे भी बोला जाता था भी यार ये ना पहले के समय पे एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी कंटेन करता था, बट वो आयोडीन की वजह से थी। तो ये भी एक जो है हो सकता है हमारा वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये स्किन इरिटेशन कॉज कर देता है अगर एक्सपोजर हो जाए। फिर आते हैं हमारे पास फेरॉन्स एंड DDT, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फेरॉन्स यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जिनको हम कहते हैं, बेसिकली रेफ्रिजरेंट्स, एरोसोल्स, ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन में भी पूछा गया है और ये सीवियर ओजोन डिप्लीशन कॉज करता है। नेक्स्ट DDT की बात करते हैं तो बेटा इसका नाम, इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है आपके लिए DDT की केस में, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में बता दिया, विच वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम कुछ और सवाल देख लेते हैं। फॉर द गिवन एल्काइल ग्रुप द डेंसिटीज ऑफ द हैलाइड कौन सा ऑर्डर फॉलो करती है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, डेंसिटीज डायरेक्टली मास पे डिपेंड करती है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आयोडीन का मास सबसे ज्यादा तो उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा, आयोडीन यहीं पर है, उससे कम ब्रोमीन, उससे कम क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर 4 सीधा सीधा हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल, विच अमंग द गिवन कंपाउंड विल हैव द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? तो बेटा हेलोइंस के केस में पैरा का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है बिकॉज वहां सिमेट्री होती है। तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के बारे में बताइए, एग्जांपल दीजिए। तो हमने ऑलरेडी कर लिया है CN, साइनाइडाइन वाला, KCN और AgCN वाला, आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन इन कंपैरिजन टू N ब्यूटाइल? टर्शरी का मतलब होता है मैम 3 डिग्री और N ब्यूटाइल मतलब ये 1 डिग्री है। SN1 रिएक्शन में मैम 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, फिर 2 फिर 1। क्यों? क्योंकि SN1 में फॉर्मेशन होती है कार्बोकटाइन की। तो जहां कार्बोकटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज बेसिकली योर राइट आंसर। अगला चलते हैं, इस पर्टिकुलर कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर बताओ। तो बेटा ये सल्फोनिक ग्रुप है, जो बेंजीन पे जब लग जाए तो इसको बेंजीन सल्फोनिक एसिड डायरेक्टली बोलते हैं। अब इसी को फर्स्ट कार्बन लेंगे क्योंकि इस पे अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप है। तो फोर्थ पे क्लोरीन है, तो 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका नाम हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन, राइट वन स्टीरियोकेमिकल डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2। तो बेटा SN1 के केस में मैम रेसिमिक मिक्सचर बनता है, रिटेंशन इन्वर्जन बनता है, जबकि मैम SN2 के केस में वॉल्डन इन्वर्जन होती है, बैक साइड अटैक होता है, तो इन्वर्जन कंपाउंड बनता है। अच्छा, क्लोरोफॉर्म को डार्क कलर्ड बॉटल्स में क्यों स्टोर करते हैं? बिकॉज बेटा जी अगर एयर और लाइट की प्रेजेंस में आएगा तो ये फॉस्जीन में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि मैंने आपको अभी बताया भी था टेबल में, विच इज पॉइजनस। इस वजह से इसे डार्क कलर्ड बॉटल्स में स्टोर किया जाता है, ठीक है जी। ओके अब मैं आपके लिए 2-3 होमवर्क क्वेश्चंस एज अ होमवर्क दे रही हूँ विद सोल्यूशन। सो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है एज अ होमवर्क, इसका सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर PDF में प्रोवाइड कर रही हूँ। हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका होमवर्क का भी मैं आपको PDF में प्रोवाइड कर रही हूँ। अगला बेटा डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, एनांशोमर्स क्या होते हैं, मैंने अभी डेफिनेशन लिखवाई थी। रेसिमिक मिक्सचर क्या होते हैं, इन्वर्जन रिटेंशन 50-50 में होंगे। और क्लोरोबेंजीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं दिखाता, वही 4 कारण आपको यहाँ पे मेंशन करने। 3 मार्क्स में बेटा जी आपके क्वेश्चन पेपर में सवाल पूछा गया है, इट वॉज आस्क्ड, ठीक है, इन 3 मार्क्स। तो बेटा ये 3 मार्क्स के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे चलते हैं, एक आधा कन्वर्जन क्वेश्चन भी देख लेते हैं। उससे पहले क्वेश्चन देखना, व्हाई इज इट नेसेसरी टू अवॉइड इवन ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर ड्यूरिंग द यूज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मॉइस्चर के ट्रेसेस क्यों यूज में नहीं, उसको कांटेक्ट में क्यों नहीं आने देते? देखो बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना जल्दी से रिएक्ट कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे R पे नेगेटिव, Mg पे पॉजिटिव, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने का मतलब H पॉजिटिव OH नेगेटिव, R नेगेटिव H पॉजिटिव क्या बना लेंगे, हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ से एल्केन बन जाता है, इस वजह से बोला जाता है।
अगला सवाल, विच वुड अंडरगो SN2 रिएक्शन फास्टर? SN2 जल्दी कौन दिखाएगा? बेटा भारी बल की ग्रुप धीरे धीरे रिएक्शन दिखाता है, SN2 के केस में यही होता है। तो यहाँ पे मैम ब्रोमीन अटैच्ड है, यहाँ पे मैम आयोडीन अटैच्ड है, हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैम आयोडीन के केस में जो रिएक्शन है वो जल्दी हो जाएगी, बिकॉज अच्छा लीविंग ग्रुप है, जल्दी दिखा देता है। लेकिन एक वैसे टर्म्स में बोला जाए, अगर डिग्री के बेसिस पे, जैसे मैंने को बोला भारी बल की ग्रुप कम दिखाता है, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ये डिग्री वाला हो गया। लेकिन अगर आप इस ऑर्डर को देखोगे तो इस ऑर्डर में आपने ये देखना है भी जल्दी कौन जो है कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ लेगा। तो Ci का बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। रीजन क्योंकि वहां पे बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, तो हल्की सी एनर्जी दोगे बॉन्ड टूट जाएगा, इस वजह से इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये जल्दी रिएक्शन दिखाएगा। अच्छा, अब ऐसे क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आ सकते हैं, prop 1 इन को प्रोपन 2 में कन्वर्ट करो। तो बेटा जी आप यहाँ पर वाटर ऐड कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अभी आप वैसे तो ये रिएक्शन है सेकंड चैप्टर में, बट स्टिल आपने मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो किया हुआ है। OH नेगेटिव कहाँ जाएगा? जहाँ पे कम हाइड्रोजन आटम है, H पॉजिटिव दूसरे पे जाएगा। अगली रिएक्शन में उसने आपको बोला ब्रोमोबेंजीन को 2 ब्रोमो एसीटोफिनोन में करो, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ब्रोमोबेंजीन तुमने ली, CH3C डबल बॉन्ड और Cl को एनहाइड्रस Cl की प्रेजेंस में रिएक्ट कराओ, क्या इलेक्ट्रोफाइल होगा? अभी पढ़ा था, CH3C डबल बॉन्ड पॉजिटिव होगा, जो इसके ऑर्थो पे जाके जुड़ जाएगा, तो आपको 2 ब्रोमो एसीटोफिनोन मिलेगा। अगला 2 ब्रोमो ब्यूटेन को ब्यूट-2इन में कन्वर्ट करना है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन आपको दिया गया है, इसको बेटा आपको कन्वर्ट करना है ब्यूट 2 इन में। किसमें भाई? ब्यूट 2 इन में। सोचो, हेलो एल्केन से आपने कन्वर्ट करना है एक ऐसे कंपाउंड में जिसमें डबल बॉन्ड है, तो ऐसे केस में बेटा जी बीटा एलिमिनेशन होती है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि एल्कीन में अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में हो रही है, यहाँ से ब्रोमीन गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। हमेशा ध्यान रखो, अल्फा कार्बन से हेलोजन जाएगा और बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा, एंड यू विल गेट योर प्रोडक्ट दैट इज एल्कीन। तो इस तरीके से अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में बेटे ये रिएक्शन होती है। अच्छा, अगला बेटा आपके पास क्वेश्चन आता है, बेंजाइल क्लोराइड जो है हाईली रिएक्टिव रहता है टुवर्ड्स SN1, क्योंकि बेटा जी यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस से ये स्टेबलाइज हो जाता है, इस वजह से वो कहते हैं 2 ब्रोमोब्यूटेन जो है वो हाईली एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, जबकि 1 ब्रोमोब्यूटेन नहीं है, बिकॉज वहाँ पे कायरल कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पे कायरल कार्बन नहीं है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हेलोअरीन्स में बहुत धीरे धीरे स्लोली अकर कर रही है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट होता है इस वजह से। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइड स्टेबल है रेजोनेंस से, यहाँ पर हम कहते हैं अभी वो कायरल है, ठीक है, और वो कायरल नहीं है। ये 2 रीजंस मैंने आपको ऑलरेडी दे दिए थे। फिर यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट होता है, इस वजह से हमने बोला। अब ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, भी आप इनकी नेमिंग करके दिखाएं, तो बहुत इजी तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं। यहाँ ब्रोमीन लगेगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो मैम यहाँ से नंबरिंग 1 2 3 4, 2 ब्रोमोब्यूटेन हो जाएगा, इसको देखो 1 2 3, 1 3 डाइब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, इसको देखो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है 1 2 3, है ना, तो 3 क्लोरो प्रोप 1 इन हो जाएगा। इस तरीके से बेटा नेमिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस भी बेटा आपसे पेपर में आते हैं। पहली बात बता दूं, ये सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है, सो नो नीड टू वरी। इस पार्ट को देखो, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या करना है मैम, यहाँ पर बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक चीज की कमी है बेटा, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है। हाँ, ये ब्रोमीन लगा हुआ है यहाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज्ड है, मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे करेक्ट करना चाहूंगी। ये रहा सवाल, देखो ये रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ कराओ, तो ब्रोमीन जिस कार्बन पर है अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, उसके बगल वाला बीटा, इधर से आपने हेलोजन, इधर से हाइड्रोजन हटाना है, डबल बॉन्ड लेकर आओ, एक तो प्रोडक्ट ये बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट आपका क्या बन सकता है, यहाँ से हेलोजन हटाना है, यहाँ से हाइड्रोजन, और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा जी ये रिएक्शन होती है। पहली बात ये, दिस इज द रॉन्ग वे, जब भी आप अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराते हो, अल्कोहलिक KOH के साथ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। अगर आपके पास यहीं पर एक्वस KOH होता तो आप वहां पे SN2 रिएक्शन दिखाते। अल्कोहलिक KOH के साथ बेटे SN1 रिएक्शन, सॉरी अल्कोहलिक के साथ बेटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, और एक्वस के साथ बेटा SN2 रिएक्शन होती है। अच्छा, अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन है, RMgBr बन जाएगा, ठीक है। ऐसी गलतियां आपने बिल्कुल नहीं करनी जो कि मैंने आपको ऑलरेडी क्लैरिफाइड कर दी है। ये देखो इसका करेक्टेड वे, ये लो इसका करेक्टेड आंसर। अगर इथेनॉल या एक्वस जो अल्कोहलिक KOH आ जाता है तो इस तरीके से आपको एक डबली बॉन्डेड कंपाउंड भी यहाँ पर देखने को मिलता है। यू फाउंड आउट द डबली बॉन्डेड कंपाउंड ओवर हियर, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है भी अल्कोहलिक KOH आएगा तो एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, जो कि अब आपको मैंने यहाँ पर भी क्लैरिफाई कर दी। अच्छा, एक ऐसी रिएक्शन आ जाए जहां पर हेलोएरीन की फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन हो, तो ये CH3C डबल बॉन्ड पॉजिटिव, ऑर्थो
ऑर्थो पर और पैरा पर जाकर बेसिकली जुड़ जाता है। किस पर जाकर के जुड़ जाता है मैम? ये बेसिकली जाकर के जुड़ जाता है ऑर्थो पर और इसके पैरा पर। कहाँ जाकर जुड़ जाता है? इसी हेलोएरीन के ऑर्थो और पैरा वाली पोजीशन पर जा करके जुड़ जाता है। यानी कि ये जो हेलोएरीन आपको देखने को मिलेगा, ये जो हेलोएरीन था जहाँ पे ब्रोमीन था, ब्रोमोबेंजीन था, इस ब्रोमोबेंजीन के पैरा पर, इस ब्रोमोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पर ये जो आपके पास पर्टिकुलर एसाइल ग्रुप है CH3C डबल बॉन्ड पॉजिटिव जाके जुड़ेगा। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन के नाम से भी आप इसको जानते हैं। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन के नाम से भी बेटा जी ये जाना जाता है। आई होप सो आप सभी को ये पर्टिकुलर पार्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब मान लीजिए ऐसा कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, बिक्लोरोइथेन को कन्वर्ट करो ब्यूटेन में। ऐसे क्वेश्चन कन्वर्जन क्वेश्चन होते हैं। इथेन मतलब कि 2 कार्बन आटम, ब्यूटेन मतलब कि एक तरह से 4 कार्बन आटम, यहाँ क्लोरीन भी अटैच्ड है। तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस जब भी देखो तो हमेशा ध्यान दो भी हो क्या रहा है। मैम यहाँ 2 से 4 कार्बन आटम हो रहे हैं, हेलोजन भी जा रहा है, तो ये हमारी वुड्स रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है बेटे? वुड्स रिएक्शन। तो कभी ऐसा कुछ मिले तो इसकी रिएक्शन 2 Na के साथ करवाओ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, यहाँ इसके 2 मॉलिक्यूल ले लो तो 2 Cl 2 Na के साथ 2 NaCl बना लेंगे और ये 2 बार खुद के साथ रिएक्ट करके CH3 CH2 CH2 CH3 यानी कि ब्यूटेन की फॉर्मेशन कर लेगा। ऐसा ही एक अगला क्वेश्चन देखो, क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है बाइफेनाइल में, तो बेटा ये आपकी फिटिक रिएक्शन हो जाएगी जहां 2 हेलो एरीन्स लोगे, उसकी रिएक्शन 2 Na के साथ कराओगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। अगेन द सेम एग्जांपल, ब्रोमोइथेन को ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है तो मैम ये भी हमारी वुड्स रिएक्शन की कैटेगरी में आ जाएगा। किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? वुड्स रिएक्शन की कैटेगरी में बेटे ये भी हमारा फॉल कर जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कभी ऐसा क्वेश्चन आपने देखा था, 2 ब्रोमोब्यूटेन को कन्वर्ट करना है ब्यूटूइन में, तो कैसे करेंगे? तो बेटा 2 ब्रोमोब्यूटेन किसमें भाई? 2 ब्रोमोब्यूटेन आपको दिया गया है, आपने इसको कन्वर्ट करना है ब्यूट टू इन में। बेटे मैंने पहले ही बोला ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए जहां से हेलो एल्कीन को एल्कीन में कन्वर्ट करना हो तो इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करवा दो। दिस इज कंसिडर्ड एज बीटा एलिमिनेशन। जहां आप क्या देखते हो, जहां हम मैम ये ऑब्जर्व करते हैं, हेलोजन जिस कार्बन पर है अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, उसके बगल वाला बीटा, तो यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से हेलोजन गया तो इनके बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ से हेलोजन गया, यहाँ से हाइड्रोजन गया, इनके बीच में डबल बॉन्ड मिल जाएगा। दिस इज बीटा एलिमिनेशन वाली आपकी रिएक्शन। जैसे मान लो यहाँ पर भी क्या होगा? बीटा एलिमिनेशन। यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, अब मान लीजिए ऐसी कोई रिएक्शन आपके सामने है। क्या मैम? हमें दिया गया है ब्यूट 1 इन। क्या दिया गया है बेटे? ब्यूट 1 इन दिया गया है, इसको कन्वर्ट करना है 2 ब्रोमोब्यूटेन में। किसमें? 2 ब्रोमोब्यूटेन में। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, आपको याद है हमने भी एक रिएक्शन देखी जिसमें हेलो एल्केन से डबल बॉन्ड में गए, बीटा एलिमिनेशन। अगर उल्टा करना हो, डबल बॉन्ड से हेलो एल्केन में जाना हो तो क्या करेंगे? या तो मार्कोवनिकॉफ या एंटी मार्कोवनिकॉफ। तो यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ जा रहा है? कम वाले हाइड्रोजन पे, तो हम यहाँ सिंपल HBr ऐड करेंगे। कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोवनिकॉफ रूल। नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम विल गो टू दैट डबली बॉन्डेड कार्बन एटम जिस पे कम हाइड्रोजन है और पॉजिटिव पार्ट दूसरे पे जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखें, आपके पास 2 केसेस पॉसिबल हो सकते हैं। डबल बॉन्ड को हेलो एल्केन में कन्वर्ट करना, तब आप मार्कोवनिकॉफ या एंटी मार्कोवनिकॉफ को यूज करोगे बेस्ड अपॉन क्या प्रोडक्ट दिया है। अगर आपको हेलो एल्केन को डबल बॉन्ड में करना है तो बीटा एलिमिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आपके पास क्या हो जाती है जी? इस तरह से आपके पास आ जाती है आपकी कन्वर्जन क्वेश्चंस। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडे सेशन। आई होप सो आज का पर्टिकुलर लेक्चर, द वन शॉट वीडियो आप सभी ने एंजॉय किया होगा, जहां पर वी हैव कंप्लीटेड द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट इज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स इन वन शॉट। और मैंने पूरी कोशिश की है भी इसको मैं कम से कम समय में सारा कुछ कवर कर सकूं, मतलब इंक्लूडिंग द कन्वर्जन क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग द NCERT हाइलाइट्स, इंक्लूडिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट बेटा जी, भी कम समय में तुम्हें पूरा चैप्टर का निचोड़ मिल जाए। एंड आई होप सो आप सभी को बहुत अच्छे से डिटेल में चीजें समझ भी आई होंगी। सो डू लेट मी नो अबाउट योर फीडबैक, भी आपको कैसा लगा? यू एंजॉयड दी सेशन? आपकी सारी अच्छे से रिविजन हुई या नहीं हुई? आपने एक तरह से सारे चैप्टर को अच्छे तरीके से होपफुली एंजॉय किया होगा। सो ऐसे ही फ्रूटफुल सेशंस के लिए मिलते हैं जी अगले सेशन के अंदर, ब्रिंगिंग अप द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। थैंक यू जी, थैंक यू।